एक कप चाय मिल सकती है? नौफिल ने मायरा को सिंक में बर्तन धोते देखकर कहा। बना देती हूँ। सिंक का नल बंद करके वो चाय की कतीली स्टोव पर रखने लगी। लेकिन नौफिल का इसके यूं टटके बांधे देखने से बुरा लग रहा था। रात के इस पहर वो दोनों अकेले किचन में थे। तुम बाहर जाओ नौफिल, मैं चाय बनाकर लाउंज पे रख दूंगी, मायरा ने सख्त लहजा अपनाया था। मायरा, ऐसा करना, चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। एक लम्हे में नौफिल ने हर हद हद को पार किया था। आपसे, तुम, भाभी से, मायरा। मायरा को इसकी बेतुली खुलकर रह गई थी। बात करने की तमीज़ क्या भूल गए हो तुम? मायरा की बर्दाश्त से बाहर हुआ था। क्या गलत कहा मैंने? मायरा नाम नहीं है तुम्हारा? वो उसके सामने खड़ा ठठाई से सवाल कर रहा था। 1 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन आज तो जैसे सारी हदें ख़त्म हो गई हैं। जिस बेबाकी से तुम मुझे देख रहे हो, बच्ची नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी नज़रों का मफ़हूम ना समझ सकूँ। और आज मेरा नाम ले रहे हो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। उंगली उठाकर इसने गुस्से से तंबिया की थी, लेकिन मुखालिफ शख्स बेपरवाह सा खड़ा था। ये भी अच्छी बात है कि तुम मेरी नज़रों को अच्छी तरह समझ गई हो। मैं भी कब से तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। मायरा के चेहरे पे बिखरी लट इसने अपनी उंगली से पीछे करना चाही, जब एक जोरदार थप्पड़ नौफिल के मुंह पर था। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी भाभी हूँ मैं, ज़रा लिहाज नहीं है तुम में मेरे और अपने दरमियान कायमशुदा रिश्ते का? मायरा चिल्ला कर बोली थी। ओ शट अप! नौफिल भी आपे से बाहर हुआ था। इसकी कलाई पकड़कर इसे किचन से बाहर लाकर इसे घसीटता हुआ इसे अपने कमरे में ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो तुम? मुझे छोड़ो मेरा हाथ! नौफिल, मायरा चिल्लाती रह गई, लेकिन वो इसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। रूसी लिबास में दुल्हन बनी मायरा सजे सजाए कमरे में बैठी थी। ज़रिया की अब तक इसे तस्वीर ही तो देखी थी। खुश शक्ल नौजवान था। उम्र में वो मायरा से 8 साल बड़ा था, लेकिन देखने में लगता नहीं था। कमरा बड़ी नफासत से सजाया गया था। मायरा के जैस में आया हुआ फर्नीचर करीने से लगाया गया था। कमरे की हर चीज़ मायरा के जहेज के सामान से सजी हुई थी। बस दीवार पर एक तस्वीर फ्रेम में पहले से ही लगी हुई थी, जिसमें ज़रियाब और नौफिल इकट्ठे खड़े मुस्कुरा रहे थे। बहुत बड़ा फ्रेम था। दोनों भाई आपस में बहुत मशाबत रखते थे। पहली बार मायरा को अपने भाई के लिए पसंद करने के लिए नौफिल ही आया था, एक बुजुर्ग खातून के साथ। ज़रियाब से मायरा का रिश्ता एक रिश्ते करवाने वाली खातून के तसद्दुद से हुआ था। मायरा की वालदा कैंसर की मरीज़ा थी, इसलिए मायरा के 14 पड़ते ही इन्हें इसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी। चाहती थी कि इनके मरने से पहले बेटी अपने घर की हो जाए, इसलिए पहला आने वाला रिश्ता ज़रियाब का ही था। 2 भाई थे, वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, बाकी रिश्तेदार दूसरे शहरों में रहते बसते थे। बस पड़ोस की एक खातून थी जो बचपन से इन्हें जानती थी और दोनों लड़कों की शराफ़त की गवाही देती थी। ज़रियाब की एक मोबाइल की दुकान थी, अच्छा चलता कारोबार था। छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। साथ आई हुई खातून का इनके घर आना-जाना बहुत था। इनके वालिदैन की हादसाती मौत से पहले वो इनसे वाकिफ़ थी और वो दोनों भी इस खातून से ख़ासे बेतकल्लुफ़ थे। सारे सवाल मायरा से इस खातून ने ही किए थे। नौफिल बस इसे बड़े गौर से देख रहा था, साथ-साथ मुस्कुरा भी रहा था। बेटा, खाना-वाना तो पकाना आता है ना तुम्हें? क्योंकि खातून तो इनके घर कोई है नहीं, इसलिए सारा घर ज़रियाब की दुल्हन को ही सँभालना पड़ेगा। खातून ख़ासी बातूनी थी। जी, सब आता है, मायरा नज़रें झुकाए जवाब दे रही थी। माशाअल्लाह से देखने में तो बड़ी प्यारी हो तुम, बस यही एक फ़िक्र थी मुझे कि घरदारी सँभालना आती हो। मेरी बेटी को सारे काम आते हैं, मायरा की वालदा ने बताया। हाँ भाई, तुम क्या टुकर-टुकर देख रहे हो? पूछो जो पूछना है। घर पर तो मेरी जान खाई हुई थी कि ये सवाल करूँगा, वो सवाल करूँगा। मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी का मामला है। खातून अब तो नौफिल से कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, आप बस अब चलेंगे। नौफिल खड़ा हो गया। 2 दिन बाद ही इनकी तरफ से रज़ामंदी मिल चुकी थी। मायरा की वालदा ज़रियाब को देखने गईं। पहली नज़र में इन्हें ज़रियाब पसंद आ गया था। सुलझा सा नौजवान, फिर इसकी शराफ़त की गवाही मोहल्लेदारों के अलावा जहाँ वो काम करता था वहाँ से भी मिल गई थी। रिश्ता तय होते एक तस्वीर मायरा को दिखाई गई थी। माँ की तरह मायरा को भी ज़रियाब अच्छा लगा था। 2 माह में मायरा दुल्हन बनकर इसके घर आ चुकी थी। एक तरफ माँ के अकेलेपन की फ़िक्र भी सता रही थी, दूसरी तरफ नए-नए से जज़्बात और उमंगें थीं। शौहर मनपसंद था, शक्ल व सूरत में किसी हीरो से कम नहीं लगता था। लंबा, ऊँचा कद, गोरी रंगत, हेज़ल ब्राउन आँखें, स्मार्ट सा। बस मिजाज का इल्म नहीं था कि कैसा होगा। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही मायरा ठीक होकर बैठ गई थी, नज़रें झुकाए, दिल की धड़कनों की बेतरतीबी मौके की मुनासबत से ऊपर-नीचे हो रही थी। ज़रियाब इसके सामने आकर बैठ गया, वो खामोश नज़रें झुकाए बैठी थी। जितनी तारीफ़ें पड़ोस की खाला ने की थी, वो लड़की इससे कहीं ज़्यादा हसीन और कम उम्र थी। नौफिल की ख्वाहिश थी कि अपनी भाभी वो खुद पसंद करेगा। रिश्ता पक्का होने के बाद ज़रियाब के लाख कहने पर भी नौफिल ने इसे मायरा की तस्वीर तक नहीं दिखाई थी, बस तंग ही करता रहा था।
भाई तस्वीर नहीं दिखाऊँगा। भाभी की आप देखते ही इनकार कर देंगे। घर के काम-काज तो इस मोहतरमा को सब आते हैं, पर देखने में बस ऐसी है 50-50। नागवारी से हाथ यूँ हिलाया जैसे लड़की देखने में मुनासिब-सी हो। मतलब क्या है तुम्हारा? कैसी है देखने में? ज़रिया आप कुछ फ़िक्रमंद हुआ था। नौफिल ने बदमज़ा सा मुँह बनाकर छोटा झूठा नक्शा खींचा था। मोटी है, सांवली-सी है, भद्दी-सी नैन नक्शा है, लेकिन खाना अच्छा बना लेगी। नौफिल के बिगड़े तेवरों से की जाने वाली तारीफ़ ज़रिया आपसे हज़म नहीं हो रही थी। तुम तस्वीर दिखाओ मुझे, ज़िंदगी मैंने गुज़ारनी है तुमने? ज़रिया तिलमिलाया था। मैंने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से नौफ़िल ने जवाब दिया और हँसने लगा था। पूरा दिन तो मेरा भाभी के साथ गुज़रना है, इसलिए भाभी मेरे पसंद की होनी चाहिए। आप इन्हें सिर्फ़ शादी पर ही देख सकते हैं। नौफ़िल ने हरी झंडी दिखाई थी। जो खूबियाँ तुम बता रहे हो मुझे नहीं लगता मैं इसे देख भी पाऊँगा। चलो रंगत को तो एक तरफ रखो, लेकिन मोटी लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नौफ़िल मुझे कहीं फँसवा मत देना यार। ज़रिया आपकी कैफ़ियत हर वो जी भरकर हँसा था। शादी वाले दिन दुआएँ देंगे मुझे। नौफ़िल की बात सच्ची साबित हुई थी। पहली नज़र में मायरा सीधी दिल में घर कर गई थी। नाज़ुक सी खड़े नक्शों की मालिक थी, रंगत भी साफ़-सुथरी थी। अस्सलाम वालेकुम। ज़रिया सोच रहा था बात कहाँ से शुरू करके, कन्फ्यूज़ भी था। पहली मुलाकात थी, वो भी अपनी ही बीवी से। इससे ज़्यादा मायरा नर्वस से सलाम के जवाब में सिर्फ़ इस्बात में सर हिलाया था। क्या बात करूँ तुमसे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत-बहुत खूबसूरत हो तुम, और क्या कहूँ? बस इतनी सी तारीफ़ के बाद ही वो मौज़ू बदल गया। एक्चुअली पहली-पहली शादी है और लड़कियों से ज़्यादा बात करने का तजुर्बा भी नहीं है। ज़रिया आपने अपनी मजबूरी बताई थी। मायरा अब भी चुप थी। दिल में ये सोच रही थी कि सबकी पहली शादी होती है, लेकिन इतना फीका-फीका सा इज़हार तो कोई भी नहीं करता होगा। ज़रिया आपने मायरा का हाथ थामकर जेब से अंगूठी निकाल कर इसे पहनाई थी। बस 2 भाई ही हैं हम, मेरी कुल कायनात मेरा छोटा भाई है नौफ़िल, तुमसे बस यही चाहूँगा इस घर को हमेशा बनाए रखना। मैंने तो माँ-बाप का प्यार फिर भी देखा है, लेकिन नौफ़िल मुझसे 10 साल छोटा है। जब अम्मी-अब्बू की हादसाती मौत हुई वो 10 साल का था। अब्बू की दुकान के साथ-साथ नौफ़िल भी मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल हो गया। मैं इसका भाई भी हूँ और बाप भी। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने छोटे भाई से। दरिया अभी बात ही कर रहा था जब दरवाज़े पे दस्तक हुई थी। नौफ़िल होगा, वो ये कहकर ज़रिया उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला तो नौफ़िल बाहर खड़ा था। मुझे भाभी से मिलना है, मैं अंदर आ जाऊँ भाई? नौफ़िल की नज़रें अंदर की जानिब थी जहाँ मायरा बैठी थी। आओ ना मिल लो अपनी भाभी से, मेरी तो तुमने 2 महीने से जान ही निकाली हुई थी। भाभी मोटी है, सांवली है, ऐसी है, वैसी है, अच्छी खासी खूबसूरत बीवी है मेरी। मायरा की तारीफ़ पे इसने नौफ़िल के सामने ही की थी। बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज़ से नौफ़िल बेड पर बैठा था जैसे इसी का हक हो। मैंने कहा था ना आपसे कि शादी वाले दिन दुआएँ देंगे मुझे। नौफ़िल की नज़रें अब भी मायरा के सजे-संवरे रूप पर थी। लेकिन बात वो ज़रियाब से कर रहा था। मैं मायरा से तुम्हारी बात कर रहा था। नौफ़िल ज़रियाब भी नौफ़िल के बराबर में बैठ गया। भाभी जी मेरी अहमियत का अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको? नौफ़िल ने बराह रास्त मायरा से पूछा था। जी, वो कुछ मुतज़ब्ज़िब हुई थी। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपको भाई की ज़िंदगी में लाने वाला भी मैं हूँ। अगर मैं इनकार कर देता तो भाई की शादी आपसे हो ही नहीं सकती थी। नौफ़िल ने इतराते हुए कहा। देख रही है इसे मायरा, बुरा दादा अब्बा है ये मेरा। ज़रिया अपने प्यार से नौफ़िल के बाल बिखेर कर कहा। आँखों में भाई के लिए बेशुमार प्यार था। लेकिन मायरा को नौफ़िल की इतनी इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं लगी थी। ज़रिया आपके मोबाइल की टून बजी थी। इसने फ़ोन उठाया। हेलो, हेलो, सिग्नल इश्यू हो रहा है, मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। ये कहकर वो बेड से उठकर कमरे से निकल गया और बेरिहानी में जाते हुए कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर गया था। दरवाज़ा बंद होते ही मायरा का दम जैसे घुटना शुरू हुआ था। इस वक़्त कमरे में इसके और नौफ़िल के अलावा कोई और नहीं था। और वो भी इसके सामने बैठा था। नौफ़िल की नज़रों से वो नर्वस हुई थी। ये भाई भी ना 1 मिनट, ये कहकर वो बेड से उठ गया, कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। भाभी आप सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? वो दोबारा अंदर नहीं आया था, बस दरवाज़े से पूछ रहा था। मायरा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। इतनी बेतकल्लुफ़ से वो किसी ख़ातिन को ये बता सकती थी कि नाश्ते में क्या लेंगी, लेकिन किसी मर्द को नहीं, कुछ भी इसने तकल्लुफ़ बरकरार रखकर बोला, "कुछ भी, ये तो हमारे यहाँ किसी को बनाना नहीं आता। चलो मैं खुद अपनी पसंद का बना लूँगा। भाई तो रोज़ मेरी पसंद का नाश्ता करते हैं, आज के बाद आप भी मेरी ही पसंद का कर लेना।" ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मायरा का रुका हुआ साँस बहाल हुआ था। किसी ख़ातून का होना किस कदर अशद ज़रूरी होता है एक नई दुल्हन के लिए इस नए घर में। इसका एहसास मायरा को इससे 1 घंटे में हो चुका था। कुछ ही देर में ज़रियाब अंदर आ चुका था। इस बार दरवाज़ा बंद होने के साथ लॉक भी हुआ था।
सुबह मायरा की आँख जब खुली, ज़रिया बराबर में नहीं सो रहा था। हल्की-हल्की सी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। कमरा पूरा खाली था। मायरा ने मूंदी-मूंदी आँखों से घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह कहाँ जा सकता है? मायरा ने तकिए के बराबर रखा दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ा और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। खुले बालों का जोड़ा बनाया। बराबर के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने बेड पे ज़रिया नौफिल के साथ सो रहा था। नौफिल किसी छोटे बच्चे की तरह ज़रियाब के बाजू पर सर रखे सो रहा था और ज़रियाब शायद इसके सर पर हाथ फेरते हुए, जैसे सुलाते हुए खुद भी सो चुका था। मायरा वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। शायद दोनों भाई एक दूसरे के साथ अटैच बहुत ज़्यादा है। नया घर, नया माहौल। ज़रियाब सादी सी तबीयत का मालिक शख्स था। ज़्यादा तारीफ़ें इसे शायद करनी आती नहीं थी, इसलिए मायरा की भी नहीं की थी। ज़्यादातर बस वो नौफ़िल की बातें ही मुतालिक बातें करता रहा। एक रात में मायरा ये तो जान पाई थी कि इसके शौहर को क्या-क्या पसंद है, लेकिन नौफ़िल की पसंद-नापसंद से ज़रूर वाकिफ़ हो चुकी थी। ज़रियाब के लिए नौफ़िल क्या था, ये मायरा एक रात में जान चुकी थी। अब भी वो अपनी नई-नवेली दुल्हन को छोड़कर अपने भाई के साथ सो रहा था। ये लम्हे ऐसे होते हैं कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे से फ़ुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन ज़रियाब के लिए नौफ़िल अव्वल दर्जा रखता था। मायरा वापस कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर में सो भी गई। आँख जब दोबारा खुली तो 9 बज रहे थे, इसलिए उठकर नहाकर तैयार होकर बाहर आई। किचन से शोर की आवाज़ें आ रही थीं। भाई आप जाएँ यहाँ से और अपनी ज़ौजा मोहतरमा को उठाएँ, नाश्ता मैं तैयार कर दूँगा। कुछ ही देर में पड़ोस से खाला भी आ जाएँगी। नौफ़िल की आवाज़ सबसे पहले इसके कान से टकराई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो इतना कुछ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं थी नौफ़िल। भाभी का पहला नाश्ता है हमारे साथ। अब क्या आते ही इन्हें ये बता दूँ कि कितने कंजूस हैं इनके मियाँ। आप जाएँ भाई यहाँ से, और ख़बरदार जो भाभी के सामने अपनी ये खूबी अभी से ज़ाहिर की तो। नौफ़िल ने तंबिया करते हुए दरियाब को किचन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। अच्छा मेरे बाप है, फेरो बर्बादी मेरे पैसों की। ये कहकर दरियाब किचन से बाहर निकला था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, गीले बालों को हाथ से ही सीधा किया गया था। अपने मामले में ख़ासा लापरवाह सा शख़्स था। छोटे से लाउंज में मायरा को तैयार खड़ा देखा तो मुस्कुराने लगा। ये तो अच्छा हुआ तुम खुद ही उठ गई, वरना मैं आधा घंटा यही सोचता रहा कि तुम्हें जगाऊँ कैसे, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, या तुम ये ना कह दो कि सुबह-सुबह मेरी नींद ख़राब कर दी है। असल में ख़ाला भी आने वाली होंगी, कुछ पुराने ख़यालात की मालिक हैं, देर तक सोने के ख़िलाफ़ भी हैं। उसके पास आकर कहने लगा। मायरा ये सोचती थी कि जवाब क्या दे। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, लाउंज में रखे सोफ़ों की तरफ इसने इशारा करते हुए कहा। मायरा ख़ामोशी से बैठ गई, दुपट्टा सर पर अच्छे से जमा कर लिया। बाहर की डोर बेल बजते ही ज़रियाब दरवाज़ा खोलने चला गया। वही बुज़ुर्ग ख़ातून थी। पहले तो माँ की तरह ज़रियाब का माथा चूमा, मुबारकबाद दी, फिर मायरा के पास आ गई। मायरा ने आगे बढ़कर सलाम किया था। मायरा से भी वो गले मिली थी, दुआएँ दी थीं, फिर वो आबिदा आँखों को साफ़ करने लगी। मायरा के साथ ही सोफ़े पर बैठ गईं। ज़रियाब की अम्मा से मेरी बहुत दोस्ती थी जब वो शादी होकर इस मोहल्ले में आई थी। मेरी तब से इसकी दोस्ती थी। मेरी तो अपनी कोई औलाद हुई नहीं, इसलिए ज़रियाब ने 2 माँओं का प्यार लिया है, मेरा भी और सलमा, ज़रियाब की वालदा का नाम का भी, और नौफ़िल भी समझो मेरी गोद में ही पला पड़ा है। अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो बेटा, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, घर में जी लगाओ, हँसती मुस्कुराती रहा करो। वो खातून बड़े प्यार से इसे समझा रही थी जब मायरा की वालदा इसके लिए नाश्ता ले आई थी। मायरा उठकर माँ के गले लग गई थी। पहली बार एहसास था कि चंद घंटे माँ के बिना कैसे गुजरे थे। इनके हाथ से नाश्ता ज़रियाब ने पकड़कर सामने सेंट्रल टेबल पर रखा था। माँ से मिलकर मायरा का जी चाहे इनके साथ ही घर लौट जाए। उन्होंने भी अपने इसे सीने से भींच लिया था। फिर इसका माथा चूमा, प्यार, फिर ज़रियाब के सर पर शफ़क़ से हाथ फेरा। आप बैठिए ना आंटी, ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं बेटा, बस नाश्ता देने आई थी, घर पर अगर कोई और होता तो इसे भेजती। आपने क्यों तकल्लुफ़ किया नाश्ते का? नौफ़िल तो बहुत कुछ ले आया था। ज़रियाब ने शॉपर देखकर कहा। ये तो रस्म होती है बेटा, फिर हमारे साथ बैठकर नाश्ता भी करें। बहन आपकी अपनी बेटी का घर है। बराबर वाली खाला ने खुश अखलाक़ी का मुज़ाहिरा करते हुए कहा। नौफ़िल भी ट्रे में फ्राई अंडे, ब्रेड, जैम, मक्खन ले आया था। टेबल सजाने लगा। वैसे मुझे पता था आप आएँगी, इसलिए चाय मैंने ज़्यादा ही बनाई थी। नौफ़िल ने मुस्कुराकर मायरा की वालदा से कहा, फिर दोबारा किचन में चला गया। इस बार बेकरी का कुछ सामान और चाय लेकर आया था। इसके सामने चाय के कप रखते हुए मायरा की वालदा से कहा, पीकर बताइएगा आंटी की चाय कैसे बनी है, क्योंकि आप जब भी भाभी से मिलने आएँगी, चाय मेरे हाथ की ही बनी पहन प पह पीनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दामाद को तो चाय तक बनाने नहीं आती। नौफ़िल साथ-साथ मायरा की वालदा को अपनी खूबियाँ बता रहा था, साथ-साथ इनका लाया हुआ नाश्ता प्लेटों में डाल रहा था। वो पूरी हलवे के साथ बेकरी भी अच्छी खासी लेकर आ गया था। पूरा टेबल भर चुका था।
تم کیوں بناؤ گے چائے؟ خیر سے تمہاری بھابھی آ گئی، اب وہ بنایا کرے گی۔ مائرہ کی والدہ نے پیار سے نوفل سے کہا۔ نوفل نے ایک پلیٹ میں چنے ڈال کر مائرہ کے سامنے رکھے اور ہاٹ پاٹ سے پوری نکال کر اس کی طرف بڑھائی، کیونکہ سبھی اپنا ناشتہ خود ڈال رہے تھے سوائے مائرہ کے۔ بھابھی بولتی ہیں، میں نے ٹھیک سے ان کی آواز تک نہیں سنی؟ نوفل نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ پوری پکڑتے ہوئے مائرہ کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا تھا۔ نوفل کی طرف ایک نظر کر کے اس نے پوری پکڑ لی۔ بہت بولتی ہو، اور دیور بھابھی کا تو رشتہ ایسا ہوتا ہے، تھوڑی سی نوک جھوک، بہت سا اپناپن۔ مائرہ کی والدہ نے مسکرا کر کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ میں تو اس وقت کو ترس ہی رہا ہوں جب بھابھی مجھ سے کچھ بولیں، کل سے بس دو ہی لفظ ہی بولے ہیں، کچھ بھی۔ دیکھیے آنٹی نے کچھ بولنا ولنا سکھایا، میرا تو گمسم بندوں کے ساتھ بالکل گزارا نہیں ہے۔ اگر یہ چپ چاپ رہیں گی تو میں تو دیوداس بن کر رہ جاؤں گا، میری زندگی اداس ہی ہو جائے گی۔ نوفل نے آنکھ ونک کرتے ہوئے مائرہ کو دیکھ کر کہا تو مائرہ نے فوراً سی نظریں بدلیں، ناگواری سے پیشانی کی کئی سلوٹیں پڑی تھیں۔ نوفل کی باتیں اور انداز کچھ عجیب سا لگا تھا، سبھی ہنسنے لگے تھے۔ بات مذاق کے انداز سے کی گئی تھی، اس لیے سننے والوں نے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ مائرہ نے دو نوالے کھا کر ہی پوری واپس رکھ دی تھی، ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں اسے نوفل ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مائرہ کی ناگواری بھانپ کر وہ اسے براہ راست بولا، مائرہ جی اگر آپ یوں چپ چاپ رہیں گی تو مجبوراً مجھے آپ کو تنگ کرنا پڑے گا، اور قسم سے میں بہت بدتمیز قسم کا دیور بن جاؤں گا، پھر آپ مجھ سے باتیں بھی کریں گی، میری شکایت بھی بھائی سے لگائیں گی، لیکن میں باز نہیں آؤں گا۔ سب کے سامنے کھلی دھمکی دے رہا ہوں آپ کو، شرافت سے اپنی چپ کا روزہ توڑ دیں۔ نوفل کی باتیں سب ہنس کر سن رہے تھے، ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، لیکن بس مائرہ متذب سی تھی۔ مائرہ سے ناشتہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، مسلسل وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، اسی سے مخاطب تھا، لیکن وہ بول کچھ نہیں رہی تھی۔ چلو بچوں پڑھو، ٹو ون دا ٹو۔ افیرہ نے 1 کلاس کے بچوں کو ایک ہانک لگائی اور پرس کھول کر چھوٹا سا گول شیشہ نکال کر چہرہ دیکھا، پھر پرس سے لپسٹک نکال کر ہونٹوں پر لگائی۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے پھیلا کاجل دوپٹے کا کونا پکڑ کر پہلے اس پر تھوک لگایا، پھر آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ایک بچہ افیرہ کو کچھ گنگنا رہا تھا۔ اے لڑکے، تم شرم نہیں آتی کلاس میں گانا گنگناتے ہوئے؟ افیرہ نے غصے سے بچے کو گھورا تھا۔ نہیں مس، میں تو ٹو ون دا ٹو ہی پڑھ رہا ہوں، بس ذرا سا سر میں پڑھ رہا تھا۔ ٹو ون دا ٹو کے بچے نے کھینچ کھینچ کر اپنا ناک لاپا۔ افیرہ اٹھ کر اس کے پاس ایک تھپڑ کس کے اس کے منہ پہ مارا۔ چپ کرو بدتمیز کہیں کے، چلو اب طریقے سے پڑھو ٹو ون دا ٹو۔ یہ کہہ کر چھوٹے سے کلاس روم سے باہر جھانکنے لگی، جہاں برابر والی کلاس میں ایک نوجوان سر بچوں کو کمپیوٹر پڑھا رہا تھا۔ اچانک سے سر کی نظر بھی افیرہ پہ پڑی، افیرہ کی مسکان گہری ہو گئی تھی، سر نے نظریں بدل لیں۔ افیرہ نے کان کے پیچھے اڑوسی ہوئی لٹ ایک ادا سے نکال کر چہرے پر بکھری تھی۔ مسکرا کر سر کو اشارے بھی دینے چاہے تھے، لیکن سر شاید شہری تھے، اس لیے دروازے سے ہٹ کر کلاس روم کے اندر چلے گئے۔ افیرہ یہ دیکھ کر بجھ کر رہ گئی تھی، دوبارہ کلاس میں جا کر بچوں پر برسنے لگی، تم لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، مجھے چلا چلا کے پڑھو ٹو ون دا ٹو۔ افیرہ نے تیوری چڑھا کر بچوں سے کہا۔ اصل غصہ تو سر کے نظر انداز کرنے پر آیا تھا۔ 12 جماعتیں بامشکل پاس کر کے افیرہ نے پڑھائی سے جان چھڑائی تھی، لیکن 3 بہنیں اور اس سے چھوٹی تھیں، پھر 2 بھائی تھے، اس لیے گھر پر بیٹھنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ماں کی پیدا کی پلٹن کو بھی اسے سنبھالنا پڑتا۔ اس لیے محلے کے چھوٹے سے اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی۔ 5,000 ماہانہ میں اس کے چند فیشن پورے ہو ہی جاتے تھے۔ چھوٹے سے محلے میں وہ رہتی تھی، ماں بھی مزاج کی تیز تھی اور افیرہ ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ گھر آ کر کھا پی کے لمبی تان کر سو جاتی تھی، شام کو گلی محلے کے چند بچوں کو ٹیوشن پڑھانے بیٹھ جاتی، ہاتھ میں موبائل، کانوں میں ہینڈ فری، ساتھ ہی ساتھ ماں کی صلاح باتیں بھی کانوں کے ساتھ سنتی تھی۔ ارے او کمبخت، تو کیا میم بن کر بیٹھی رہتی ہے، منّے کو فیڈر بنا کر دے۔ ہائے میری تو کمر ٹوٹ کے رہ گئی، اوپر سے یہ سر کا درد۔ کمرے میں ماں سر باندھے بیٹھی اسے کوسنے دے رہی تھی، اور چھوٹا بھائی جو 3 برس کا تھا بنیان اور نیکر پہنے ری ری کر رہا تھا۔ سنتی ہے افی کی بچی، یا جوتا یہیں سے لگاؤں تجھے؟ ماں کی دھمکی پر افیرہ کی غضبناک آواز ابھری تھی۔ آ رہی ہوں اماں، بچے سنبھالے نہیں جاتے تو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم بختوں کی ری ری ختم نہیں ہوتی پورا دن۔ افیرہ آواز بلند ہوتی ہوئی کچن میں گئی تھی، گندے برتنوں میں سنک پڑا ہوا تھا، وہیں سے بھائی کا فیڈر اٹھایا، بنا صابن کے بس پانی سے کھنگالا اور فریج سے دودھ نکال کر فیڈر میں ڈالنے لگی۔ ماں بیٹی کی گلفشانیاں سن کر آنکھ بگولا ہوئی تھی۔ دیکھ ذرا ناجان اولاد کی زبان کتنی گز بھر کی ہو گئی ہے، بیٹی کی چرب زبانی پر وہ ہمیشہ ہی نالا رہتی تھیں۔
अफीरा ने रोते भाई के हाथ में थमाया, माँ की घुरी को नज़रअंदाज किया और दोबारा सहन में बैठ गई। मोबाइल साइड से पकड़ा, हैंड फ्री गानों पे लगाई और गाने सुनने लगी। भाभी मैंने बर्तन धो दिए हैं और खाना बना कर भी रख दिया है, आफरीन ने खांसते हुए कहा। 2 दिन से बुखार था लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। बड़ा एहसान किया है तुमने मुझसे नाचीज पर 2 काम करके। आमरा ने तेवरी चढ़ाकर कहा। नहीं, मैंने इसलिए कहा है कि बुखार आज कुछ तेज है इसलिए रोटी मुझसे नहीं पकेगी, आफरीन ने वजाहत दी। अच्छा अच्छा जाओ आराम करो, आमरा ने मदफाना अंदाज से कहा। आमरा के बराबर में बैठे लियाकत अंसारी ने बीवी से पूछा, आफरीन को 2 दिन से बुखार है? अरे मियाँ, तुम्हारी बहन को तो एक छींक भी आ जाए तो बुखार का वलवला मचा देती है, जानबूझकर तुम्हें सुनाने के लिए कह कर गई है, जैसे मैं तो बड़ी जालिम भाभी हूँ। इसका ख्याल ही नहीं रखती। सच ही कहते हैं मियाँ, नंदे कभी अपनी नहीं बनती, चाहे जान निछावर कर दो इन पर। अरे भाई, मैंने तो यूं ही कह दिया था, तुम छोड़ो से, बस मुझे रोटी बना दो। लियाकत साहब को कहाँ बहन की परवाह थी, माँ बाप थे नहीं, इसलिए बहन इन्हें हमेशा बोझ ही लगती थी। कई कई दिन गुजर जाते थे, बहन से बात तक नहीं करते थे। आफरीन ने भी जी को समझा लिया था कि जब माँ बाप ही ना रहे तो शिकवा लबों पर लाना ही बेकार है। यहाँ ना किसी के पास सुनने की फुर्सत है, ना ये जानने की कि 2 रोटी और 2 जोड़ों के अलावा भी बहन की कुछ ज़रूरियात होती हैं। अपने कमरे में जाकर इसने बुखार की दवा पानी से ली और लेट गई। बुखार से जलती आंखों से गरम गरम आंसू निकले थे। कई घटे आहें दिल से निकलकर लबों पर आने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, अपने 4 शहजादों जैसी भाई की अकलौती बहन। इसे तो मैं शहजादियों की तरह रखूंगी। चारों भाई सारी जिंदगी बहन के नाज उठाएंगे। बचपन में की गई माँ की बातें सिसकने पर मजबूर कर देती थी। लियाकत, तुम्हारी बहन मुझ पर बोझ है। अरे जैसे तैसे रिश्ता मिलता है करके तारों से सर से। भाभी की बातों ने दिल के सिले जख्म उधेड़े थे। गरम गरम सियाल आंखों से निकला और तकिया भिगोने लगा। वली में पॉलर छोड़ने मायरा को नौफिल ही गया था और वापस पॉलर से हॉल पर भी वही लेकर जा रहा था। मायरा ने बैग डोर बैठने के लिए खोलना चाहा लेकिन लॉक था। नौफिल ने आगे का दरवाज़ा खोल दिया। आइए भाभी, आगे बैठिए मेरे साथ। नौफिल का वही अंदाज था, अपनायत से भरा हुआ। मायरा आगे बैठ गई। एक भरपूर नज़र नौफिल ने इस पर डाल दी, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई की किस्मत पर रक्श आता है मुझे। आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, उफ, नज़रें पलटना भूल गया था। वो मुस्कुरा कर बोला। यही तारीफ अगर जरिया आपने की होती तो मायरा को अच्छा भी लगता, लेकिन नौफिल के मुँह से बुरी लग रही थी। गाड़ी ज़रा तेज़ चलाओ, मायरा ने नागवारी से कहा। क्यों, बहुत जल्दी है भाई को देखने की या शायद इनके साथ बैठने की? नौफिल की बात पर वो चुप हो गई। ओ याद आया, मैं तो आपसे पूछा ही नहीं, भाई कैसे लगे आपको? ये भी एक अजीब सा सवाल था, भले ऐसे सवाल की तुक ही क्या थी। तुम चुप करके गाड़ी चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। ना चाहते हुए भी मायरा को तल्ख होना पड़ा था। मायरा के तने हुए चेहरे और तपे हुए लहजे को जैसे वो एंजॉय कर रहा था। पहले आइसक्रीम खाने चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। पता, दुल्हन बनकर आइसक्रीम खाने का अपना मज़ा है। भाई को भी ज़रा इंतज़ार करवाया चाहिए। लेट जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कितना ढीठ शख्स है ये। मायरा को लगा इसका सख्त लहजा सुनकर ना है ना नौफिल हाथ में रहेगा, लेकिन वो तो यूं ही कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी नहीं, तुम सीधा हॉल चलो, मुझे कहीं नहीं रुकना, मायरा ने साफ इनका मना किया था। नौफिल का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल उठाकर इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। फ़ोन इसने स्पीकर पर किया। जी भाई बोले। कितनी देर है यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम लोगों का। मेरा तो यहाँ आने का कोई मूड नहीं भाभी। भाई भाई जितनी हसीन लग रही है, जी चाह रहा कि लेकर भाग जाऊँ। क्यों भाभी, लेकर भाग जाऊँ आपको? मायरा रुख मोड़े बैठी थी, इसे खश्मीन नज़रों से देखने लगी। जरिया आपका कहकमा गूंजा था, क्यों इसे परेशान करो? नौफिल बेचारी का रंग ही उड़ गया होगा तुम्हारी बात सुनकर। जरिया आपको बीवी का ख्याल आया था? नहीं, रंग तो नहीं उड़ा, बड़ी खतरनाक नज़रों से मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। हाय, मैं डर गया भाई, बड़ी ज़ालिम है भाभी मेरी। खैर आप परेशान हो, हम बस आइसक्रीम खाकर 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। नौफिल अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम था। मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी। ज़रिया आप इसे बोले मुझे सीधा हॉल लेकर आए। मायरा ज़ज की हद से गुजर रही थी। इससे पहले कि ज़रिया आप कुछ कहता, नौफिल ने फ़ोन बंद कर दिया था। सीधा हॉल लेकर चलो मुझे, मायरा ने सख्ती से कहा। नो एंड नेवर, पहले आइसक्रीम खाएंगे फिर हॉल चलेंगे, नौफिल ने मिसनी हंसी हंसकर कहा। बहुत ही बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम, ना चाहते हुए मायरा को कहना पड़ा था। नौफिल का कहकमा गाड़ी में गूंजा था। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ये कहकर नौफिल ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी की थी।
भाभी जी कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करेंगी आप? भाई मुझे तो चॉकलेट पसंद है और भाई वनीला शौक से खाते हैं। आपके लिए क्या ऑर्डर करूँ? नौफिल ने मायरा के गुस्से को खाते में ना लाते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं खाना है। गुस्से से उसे आंखें दिखाते हुए कहा, ओके आई एम सॉरी। तो गुस्सा थूक भी दें आप। मैं आपसे मजाक कर रहा था। बताइए कौन सी आइसक्रीम खाएंगी? अब वो संजीदा सा हो गया था। तुमसे कह जो दिया कि मुझे कुछ नहीं खाना है। मायरा का गुस्से से बुरा हाल था। ओके आपकी मर्ज़ी। नोफी ने कंधे उचकाए और गाड़ी स्टार्ट कर ली। हॉल के बाहर ही ज़रियाब इससे इन दोनों का मुंतज़िर था। मायरा को गुस्से में देखा नोफिल की मसनूई आंखें देखने लगा। बहुत तंग कर लिया तुमने मेरी बीवी को। खबरदार जो अब कुछ कहा तो। नहायत ही बोर है आपकी वाइफ। आप ही संभालें इन्हें। मैं ज़रा अंदर आप लोगों का स्पेशल इस्तकबाल का इंतज़ाम किया है वो देख लूँ। ये कहकर नोफिल हॉल के अंदर चला गया था। ज़रिया मायरा को मुस्कुराकर देखने लगा जो दुल्हन बनी गुस्से में कदम ढहा रही थी। मायरा प्लीज़ मूड तो ठीक करो अपना। ऐसे अंदर जाओगे कितना बुरा लगेगा। इस वक्त तो मायरा को ज़रियाब की भी हर बात भी बुरी लग रही थी। आपको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं। किस कदर बदतमीज़ शख्स है आपका भाई। मायरा गुस्से में कह गई थी। अंदाज़ा नहीं था कि ज़रियाब भड़क उठेगा। मायरा ज़रियाब की सख्ती से पुकारे जाने पर चुप हुई थी। ऐसा भी क्या कह दिया इसने तुम्हें? बच्चा है छोटा है इतना खुश है कि कोई तो नया नया फ़र्द अपनी फैमिली में शामिल हुआ है। एक आइसक्रीम खाने की फरमाइश की थी इसने तुमसे। क्या बुराई थी जो तुम हंसकर इसका दिल ही रख लेती? खैर इस वक्त यहाँ ये मौका नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूँ। फ़िलहाल तो अपना मूड ठीक करो। घर चलो तो बात करता हूँ तुमसे। दरिया के बदले रवैये पर मायरा जितनी भी हैरान होती इतना कम था। चेहरे पर संजीदगी लिए उसका हाथ था। मैं हॉल में दाखिल हुआ था। इन दोनों के अंदर दाखिल होते ही हॉल की लाइट्स बंद हुई थी। फोकस लाइट्स इन दोनों पर ही थी। ज़रिया ब्लैक पैंट कोट में था जब बिल्कुल वैसा ही पैंट कोट नोफिल ने भी पहना था। मायरा वाइट मैक्सी पहनी हुई थी। दुपट्टा पिंक था। वह मुश्किल ही ज़रिया के साथ चलते हुए मुस्कुरा पा रही थी। गले में बहुत गिरे थी। अभी ठीक से मियाँ के मिजाज को भी नहीं समझी थी। नए नए इस खूबसूरत बंधन के ठीक से रंग भी नहीं देख पाई थी कि नोफिल की वजह से ज़रिया से कुछ पहले बहुत कुछ सुन चुकी थी। नोफिल कैमरामैन के साथ ही खड़ा था। इसके कैमरे में देखकर इसे इंस्ट्रक्शन कर रहा था कि दोनों के पोज कैसे ली जाए। दरियाब का मुंह तो बहाल हो चुका था लेकिन मायरा चुप सी थी। काश के इसके ससुराल में भी सास और नंदे होती, कोई जेठानी देवरानी होती। ससुराल के नाम पे बस एक रिश्ता था वो भी देवर का, जो उसे पहली नज़र में ही अच्छा नहीं लगा था। इस पर मियाँ बीवी की मेहरबानी का ये आलम था कि बस भाई की गलती नज़र ही नहीं आ रही थी। दिल में नोफिल के लिए एक कदावत सी बैठ गई थी इसके दिल में। फ़ोटो सेक्शन करवाते हुए नौफिल ज़रियाब के बजाय मायरा के साथ खड़ा हुआ था। बड़ी बेतकल्लुफ़ से हाथ-हाथ फैला-फैलाकर मायरा के साथ खड़ा हुआ था। मायरा ही कुछ खिसक कर ज़रियाब के पहलू से जा लगी थी। सिस्टर स्माइल प्लीज़। सामने कैमरामैन ने मायरा के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा। 2-3 तस्वीरों के बाद नौफिल ने ज़रियाब को हटने के लिए कह दिया। भाई अब कुछ तस्वीरें मुझे भी तो भाभी के साथ बनाने दें। आफ्टर ऑल एक इकलौता देवर हूँ उनका। नौफिल ने मायरा के साथ खड़ा हुआ बोला। ज़रियाब मायरा की गंवारी देख चुका था इसलिए संजीदगी से बोला, तुम छोड़ो इसे मेरे साथ आओ हम मिलकर पिक मनाते हैं। भाभी तुम्हारी शायद थक चुकी हैं। ज़रियाब की बेअतनाई की भी इस पल मायरा को परवाह नहीं थी। बस ये शुक्र कर रही थी कि नौफिल के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवानी पड़ेंगी। सामने स्टेज पर बैठ गई थी। सरियाप दोबारा मायरा के पास आकर नहीं बैठा था। खाना भी मायरा ने अपनी वालदा के साथ खाया था। घर वापस आकर वो सीधा अपने कमरे में गई थी। सरियाप का मूड खासा बिगड़ा हुआ था। ड्राइविंग नोफिल ही कर रहा था। बराबर में सरियाप बैठा, मायरा पीछे बैठी थी। शुक्र है भाई सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। खाने की सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना आपसे कि कैटरिंग की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़े। सब कह रहे थे बारात से ज़्यादा वलीमे का खाना लाजवाब था। न जाने नौफिल ने ये बात सरसरी अंदाज से की थी या फिर मायरा पर ये जताना चाहता कि बारात पर दिए जाने वाला खाना अच्छा नहीं था। दिल तो पहले से दुखी था इसकी बात पर सुलग सा गया था। मुझे तुम पर भरोसा है नौफिल। जब भी तो सब कुछ तुम पर छोड़कर बेफिक्र हो जाता हूँ कि मेरा छोटू माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया है, मेरा बाजू बन गया है। बड़े लाड से ज़रियाब ने नौफिल का गाल थपथपा कर कहा था। आई लव यू ब्रो। लव यू टू यार। ज़रियाब ने प्यार का जवाब प्यार से दिया था। भाभी जी आप भी कुछ कहें ना। लग ही नहीं रहा कि आप ही गाड़ी में मौजूद है। इतना चुप कैसे रह लेती हैं आप? मायरा को नौफिल ने फ्रंट के शीशे से देखते हुए मुखातिब किया। लेकिन वो खिड़की से बाहर देखने लगी। इसके चेहरे के बिगड़े तासुरात देखकर नौफिल ने भ्रू अचकाए थे। तुम इसे चुप ही रहने दो नौफिल। नजरिया आप नौफिल से ये कहकर खुद भी खिड़की से बाहर देखने लगा। जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे
رو بار بار تیرا تھام لے کے رب سے ہے یہ مانگی ہے دعا تو ہاتھ کی لکیریں تھام لے چپ ہے باتیں دل کیسے بیاں کر دوں تو ہی کہہ دے وہ جو بات میں کہہ نہ سکوں کہ سنگ تیرے پانیوں سے بہتا رہوں تو سنتی رہے میں کہانی سے کہتا رہوں۔ نوفل گانا گنگناتے ہوئے فرنٹ شیشے سے مائرہ کو دیکھ رہا تھا، شاید جان چکا تھا کہ دونوں میں کچھ ناراضگی چل رہی ہے۔ پھر گاڑی میں یہی گانا بھی لگا دیا، گانے بول وہ خود بھی ساتھ دہرا رہا تھا، وہ دونوں ہی چپ بیٹھے تھے۔ صبح آفرین تیز بخار میں پائے کر رہی تھی، امی پھپھو کو بہت تیز بخار ہے، ہائے امی ہائے امی ہائے امی کہے جا رہی ہیں۔ پھپھو ببلی جب پھپھو کو اسکول کی تیاری کے لیے اٹھانے آئی تو ہائے ہائے کرتی پھپھو کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ صبح اسکول کے لیے آفرین ہی بچوں کو تیار کرتی تھی۔ عامرہ تھپ تھپ کرتی اپنی بھاری وجود کے ساتھ اندر آئی تھی، آفرین کا لحاف منہ سے ہٹا کر ناگواری سے اسے دیکھا، اس کے ماتھے کو چوہا جو تپ رہا تھا، لحاف ناگواری سے پھر سے منہ پر دیا تھا۔ صبح سے دوپہر کو کوئی بھی نہیں تھا، آفرین میں ہمت تھی کہ اٹھ کر اپنے لیے ناشتہ بنا کر کھاتی اور دوائیں لیتی۔ نہ کسی نے دوبارہ اس کے کمرے کا رخ کیا تھا کہ دیکھ لے کہ اندر بخار میں لیٹا وجود زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ بخار اور نفاست کے باوجود بھوک کی وجہ سے آفرین کو اٹھنا ہی پڑا تھا۔ بامشکل اس نے جلتی آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کیا، اٹھ کر واش روم میں گئی، کافی دیر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتی رہی۔ اسے کچھ ہوش بحال ہوئے تھے، کچن میں آ کر اپنے لیے چائے بنائی تھی، باہر لاؤنج میں بیٹھ کر چائے ساتھ چند بسکٹ حلق سے اتارے اور بخار کی دوا لی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ببلی کا ہاتھ پکڑا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ہر ماہ بھائی 2000 کا نوٹ تھما دیتا تھا کہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لینا، انہی پیسے کو مٹھی میں دبائے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ دوا لے کر واپسی کے لیے جانے لگی تو راستے میں بدر حسین مل گئے، اپنی والدہ کو شاید ڈاکٹر پر لے کر جا رہے تھے، اسی محلے میں رہتے تھے، آفرین کے لیے پسندیدگی رکھتے تھے، لیکن ان کی والدہ کو گرین پسند نہیں تھی اور بدر حسین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ماں کے خلاف چل سکے، اس لیے آفرین کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں ہی بھر سکتا تھا۔ آفرین نے ایک نظر ڈال کر ہٹا لی، گھر آ کر دوا کھا کر لیٹ گئی۔ سنو شام کو کچھ لڑکے والے آنے والے، تیار ہو جانا اور چائے کا کچھ سامان میں نے منگوا لیا ہے، چائے بنا کر اندر لے آنا۔ بھابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس ایک سے ایک بہانے موجود ہوتے ہیں، اول تو رشتہ آتا نہیں ہے، اب اگر آ ہی گیا تو تم بستر سنبھال کر بیٹھ جاؤ۔ بھابھی مجھے بخار ہے۔ ارے ذرا سا بخار کیا چڑھ گیا، تم تو سر پر سوار ہو کر بیٹھ گئی ہو، بس مجھے کچھ نہیں سننا، شام کو تیار رہنا، لوگ تو مجھے ہی باتیں سنائیں گے، جوان نند کو جان بوجھ کر گھر بٹھائے رکھا ہے۔ عامرہ چار باتیں سنا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ سرجیان کمپیوٹر ٹیچر کوریڈور سے گزرتے جب افیرہ نے سامنے سے گزرتی ہوئی نظر آئی تھی، افیرہ نے سر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر شرماتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آنکھیں مٹکانے لگی، لیکن وہ نظریں جھکا کر گزر گیا۔ اس کے جاتے افیرہ پلٹ کر پوری گھوم گئی۔ ارے لفٹ تک نہیں کروائی، ایسی بھی کیا بے مروتی ہے۔ افیرہ خود پسند سی لڑکی تھی، سمجھتی تھی کہ لڑکے دیکھ کر لٹو ہو جائیں گے، یا جیسا فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے لڑکی کو دیکھ کر لڑکے ان پر مر مٹتے ہیں، لو اسٹوری چلتی ہے، پھر رومانس چلتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ لڑکا تو کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، حالانکہ اتنا بھی ہینڈسم نہیں ہے، بس ٹھیک ہی ہے۔ افیرہ نے پسندگی سے سوچا اور اپنی کلاس میں چلی گئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی لیکن زریاب کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مائرہ کافی دیر انتظار کر کے چینج کر کے لیٹ گئی تھی لیکن سوئی نہیں تھی، اکیلے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات 3 بجے کے قریب کمرے میں آیا تھا، ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا، سنجیدہ سا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ مائرہ نے اسے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لی تھی، ایک نظر دریاب نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ مائرہ کو لگا وہ اس سے بات کرے گا لیکن نہیں، اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ مائرہ کا دل ٹوٹ سا گیا تھا، اس لیے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو زریاب برابر میں ہی بیٹھ کے گراؤنڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، ایک نظر مائرہ کو دیکھا، دوبارہ سے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر دوپٹہ اٹھا کر خود پر اڑ کر اٹھنے لگی۔ مائرہ بیٹھو ادھر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دریاب نے گمبھیر لہجے میں بات شروع کی تھی۔ جی کہیے، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا بھائی مجھے کتنا عزیز ہے، بار بار دہراؤں گا نہیں، آئندہ میں تمہیں نوفل کے بارے میں وہ سب کہتے نہ سنوں جو تم نے رات کو کہا تھا۔ مائرہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، نوفل کے ساتھ کوئی غلط بات کرے میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ
نہ ہو، بس اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ ماہرہ چپ کی چپ رہ گئی۔ جس قدر وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا سمجھ گئی تھی کہ اس کی دریافت کی نظر میں حیثیت کیا ہے۔ مرد بھی عجیب ہوتے ہیں، نہ صرف دو ہی رنگ کے مالک مہربان ہوں تو یوں ایک پل میں آسمان پر چڑھا دینے والے، اور اگر بات مزاج کے ذرا خلاف ہو جائے تو پل میں زمین پر پٹخ دینے والے۔ کئی آنسو اس نے پلکوں کی آڑ سے پیچھے دھکیلنے تھے۔ پھر دل میں سوچنے لگی، عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں دریاب صاحب، آپ نے 2 دن میں اپنے دونوں روپ سے میری اچھی واقفیت کروا دی، لیکن میری جھلک ابھی تک دیکھی کب ہے؟ آپ دونوں بھائیوں کو نچوا کر رکھ دیا تو ماہرہ نام نہیں میرا، ایک موسم سے ارادہ کر کے اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ جی آئندہ خیال رکھوں گی، ماہرہ نے بے دلی سے کہا تھا، لیکن اس کا یہ کہہ دینا دریاب کا موڈ بحال کر گیا تھا۔ ہاں یار پلیز نوفل کا بہت خیال رکھا کرو۔ لہجہ ایک دم ہی بدل گیا تھا، چہرے پر تناؤ کی جگہ نرمی جھلکنے لگی تھی۔ ماہرہ اٹھ کر فریش ہو کر کمرے سے باہر گئی تاکہ ناشتہ بنا سکے، لیکن کچن میں پہلے سے نوفل موجود تھا، ناشتہ ہی بنا رہا تھا۔ ماہرہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا، السلام علیکم بھابھی، آپ اور یہاں باہر جا کر بیٹھے، میں ناشتہ بس لگانے ہی لگا ہوں۔ وہ انڈے فرائی کر کے پلیٹ میں رکھ چکا تھا، چائے بھی پک چکی تھی۔ ماہرہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، نہیں اچھا نہیں لگتا میں آرام سے باہر بیٹھوں اور تم کچن میں کام کرو، آج کے بعد تمہاری کچن سے چھٹی ہے، اب تم جا کر باہر بیٹھو، ناشتہ میں باہر لگواتی ہوں۔ ماہرہ نے مجبوراً مسکرا کر نوفل سے کہا تھا، جانتی تھی کہ سخت لہجے میں نوفل سے بات کرنا اسے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ارے ایسے کیسے بھابھی جی، ابھی تو کچھ دن آپ کے نخرے بھی تو اٹھانے ہیں، پھر ساری زندگی میں آرام کروں گا اور آپ کام۔ ٹی پاٹ میں چائے ڈالتے ہوئے اس نے کہا تھا، نہیں مجھے نخرے کرنے کی عادت نہیں ہے، تم چھوٹے بھائی ہو میرے، اچھا تھوڑی لگتا ہے تم کام کرو میں باہر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاؤں، بری سی بات ہے۔ ماہرہ نے بھی اسی انداز سے اسے جواب دیا۔ ماہرہ کا میٹھا طنزیہ لہجہ سن کر نوفل جان چکا تھا کہ بھائی نے رات والی بات پر ٹھیک ٹھاک طبیعت صاف کی ہے محترمہ کی، ورنہ وہ تو اسے دیکھ کر منہ کے زاویے بگاڑتی تھی۔ رات 3 بجے تک اچھے کان نوفل نے بھائی کے بھرے تھے، اس لیے بے شک ماہرہ کا لہجہ کڑوا تھا لیکن باتیں میٹھی تھیں۔ یہ دیکھ کر نوفل کو شرارت سوجی تھی، چائے کی خالی کتیلی سنک میں رکھ کر ماہرہ کے سامنے کھڑا ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، ہائے میں صدقے جاؤں آپ پر، آج دن کہاں سے نکلا ہے، آپ اور مجھ سے اتنی شرافت سے بات کریں، قسم سے لگ رہا ہے خوشی سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ نوفل کو شاید سامنے والے کو ضد کرنے کے 100 طریقے آتے تھے۔ ماہرہ جو بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی اسے گھورنے لگی، وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، نوفل کی ہنسی آنکھ سی لگا گئی تھی اسے۔ یوں نہ دیکھا کرے، مجھے ڈر جاتا ہوں، اتنی سی تو جان ہے میری۔ وہ خوفزدہ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، لیکن ماہرہ کی گھوری تیز ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے میں باہر جا رہا ہوں، آپ کا کہا تھوڑی ٹال سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ وہ بنا چکا تھا، ماہرہ نے ٹرے میں رکھا اور باہر لاؤنج میں لے آئی، تب تک دریاب بھی باہر بیٹھ چکا تھا۔ ناشتہ ماہرہ نے ٹیبل پر رکھ دیا، چائے کپ میں ڈالتے ہوئے دریاب کو یکسر نظر انداز کر کے نوفل سے پوچھنے لگی، نوفل چینی کتنی ڈالوں تمہارے کپ میں؟ 2 چمچ بھابھی، نوفل نے جواب دیا۔ ماہرہ نے 2 چمچ چینی ڈالی اور چمچ سے ہلا کر کپ اس کے سامنے رکھ دیا، پھر ایک فرائی انڈا ابھی پلیٹ میں ڈال کر نوفل کے سامنے رکھ دیا، بریڈ کی پلیٹ میں بھی اس کی طرف بڑھائی، اس نے ایک سلائس پکڑا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ماہرہ نے اپنے کپ میں چائے ڈال کر 1 چمچ چینی ڈالی اور بسکٹ کھانے لگی۔ دریاب کو کچھ بھی سرو نہیں کروایا تھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، پھر خود سے اپنے کپ میں چائے ڈالی اور ماہرہ کو دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ وہ بار بار بس نوفل کو ہی پوچھ رہی تھی، نوفل لنچ میں کیا کھاؤ گے تم؟ ماہرہ کے سوال پر نوفل متحر ہوا تھا۔ میں پھر کندھے اچکا کر بولا، جو مرضی بنا لیں، بلکہ بھائی سے پوچھ لیں۔ نوفل نے انڈے سے آخری نوالا لیتے ہوئے کہا، ارے ان سے کیا پوچھنا، تم بتاؤ نا تم کیا کھانا چاہو گے؟ ماہرہ کی بات پر دریاب بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر یوں کرے، بریانی بنانے میری فیوریٹ ہے، نوفل کچھ سوچ کر کہا۔ ماہرہ نے مسکرا کر بات آگے بڑھائی، واقعی میری بھی فیوریٹ ہے، چلو کھانے میں تو تمہاری اور میری چوائس ملتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کلر کون سا پسند ہے تمہیں؟ آج تو ماہرہ اور نوفل کے ساتھ ساتھ دریاب بھی حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے۔ ریئلی نوفل، عجیب بات ہے، مجھے بھی بلیک کلر بہت پسند ہے۔ ماہرہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہی تھی، دریاب چائے پیتے ہوئے اسے ہی گھور رہا تھا جیسے ماہرہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ دریاب کی نظروں کی تپش سے پہلی بار بڑی تسکین سی ہوئی تھی، جو شاید اس لیے گھور رہا تھا کہ اسے بالکل نظر انداز کیے ہوئی تھی۔ نوفل مجھے تم سے معذرت بھی کرنی تھی، کل تم نے اتنے پیار سے مجھے آئس کریم کھلانے کی آفر کی اور میں نے منع کر دیا، آئی ایم سو سوری۔ ماہرہ کا یوں معذرت خواہ انداز نوفل کو کچھ حیران سا کر گیا تھا۔
इट्स ओके भाभी, फिर कभी सही, फिर कभी क्यों, आज चलते हैं ना दोनों, पहले लॉन्ग ड्राइव करेंगे, इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। आज मैं पहनूंगी भी ब्लैक कलर का सूट, तुम भी ब्लैक पैंट शर्ट पहन लेना। मायरा की बात पर जरियाब की चाय हलक पर लगी थी, पूरी तरह से वो खांसने लगा। क्या हुआ जरियाब, आप ठीक तो है ना? मायरा ने बस सरसरी सा पूछा था। हाँ ठीक हूँ, अब अपना गला साफ करके इसने कहा और चाय का कप टेबल पर रख दिया। मायरा मेरे कपड़े निकाल दो, ये कहकर जरियाब कमरे में चला गया। मायरा ने खाली बर्तन और कप उठाए किचन में चली गई, नाश्ते के बर्तन धोए, बाहर लॉन्च पे आई तो नौफिल टीवी देख रहा था। मायरा अपने कमरे में आ गई, जरियाब कमरे के चक्कर काट रहा था। मायरा को देखकर कुछ चैन आया था। मायरा ने अलमारी से जरियाब का एक इस्त्री शुदा सूट निकाल कर बेड पे रख दिया और कमरे से बाहर जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? नौफिल के लिए बिरयानी बनानी है जरियाब, मायरा ने जताते हुए कहा। जरियाब ने इसका हाथ थामा था। आज से किचन की जिम्मेदारी मत संभालो, जल्दी से तैयार हो जा, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जरियाब की बेचैनी देखकर वो दिल में मुस्कुराई थी। अच्छा तो सीने में दिल भी रखते हैं जरियाब साहब, मायरा ने दिल में सोचा। हाँ चले तो चलते हैं, लेकिन नौफिल क्या खाएगा? ये ऐसा करते हैं इसे भी साथ ले जाते हैं, बच्चा अकेला क्या करेगा घर पे, इसे भी अपने साथ ले जाते हैं। मैं इसे कहकर आती हूँ कि तैयार हो जाए। मियाँ की तड़प देखकर मायरा को मज़ा सा आने लगा था। इससे पहले कि वो बाहर जाने के लिए पलटी, जरिया आपकी बाहों में मुकीद हुई थी। इतना भी छोटा सा बच्चा नहीं है, वो खुद मैनेज कर लेगा। आज के दिन हम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, सिर्फ मैं और तुम। जरिया आपकी बेकरार नज़रों ने मायरा के दिल की धड़कनें बढ़ाई थी। दरियाब आप छोड़े भी मुझे। क्यों जी, क्यों छोड़ दूँ? इतनी प्यारी सी बीवी को अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है। इसी शौक नज़र से वो कुछ नर्वस हुई थी। ज़रियाब मुझे तैयार भी होना है। अपना आप इसे छुड़वा कर वो अलमारी की तरफ बढ़ी थी। सुनो, सी ग्रीन कलर का सूट पहना, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। ज़रिया आपकी पसंद का रंग सुनकर मायरा ने अपनी हंसी दबाई थी। मर्द चाहे जैसा भी हो, अपने घर वालों पे जान ही क्यों ना छिड़कता हो, अपनी बीवी की भरपूर तवज्जो चाहता है कि वो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत रखे। अगर ज़रा भी तवज्जो हटती देख ले तो बर्दाश्त नहीं करता। इसी कैफियत से ज़रिया आप गुजर रहा था। बेशक खुद भाई पर जान छिड़कता था, लेकिन लेकिन बीवी का इसे नज़रअंदाज करके नौफिल को अहमियत देना सीधा दिल में जा कर चुभा था। या फिर अब तक वो बड़ा भाई था, इसलिए इसके लिए सब कुछ सिर्फ नौफल ही था। लेकिन अब शौहर बन चुका था, इसलिए दिल के जज्बात का बदलना एक नेचुरल सी बात थी। ग्रीन कलर का पहनकर मायरा खूब देर से तैयार हुई थी। दरियाब कमरे से निकल चुका था। नौफिल से गाड़ी की चाबी ली और उसे कह भी दिया कि वो आज डिनर के बाद ही लौटेंगे। ठीक है भाई, आप जाए, मैं वैसे भी वसी के घर चला जाऊंगा, खाने की टेंशन मत कीजिएगा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँगा। नौफिल फ़िल्म देखते हुए जवाब दे दिया था। ज़रिया जब अंदर दाखिल हुआ तो मायरा को देखकर होश उड़े थे। मेकअप ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। मायरा ने खुद पर मियाँ की सताइशी नज़रें देखी तो अपनी कामयाबी पर दिल खुशी से झूम सा गया था। बड़ी सी चादर खुद पर लपेट कर बाहर निकली थी। ज़रिया के साथ पूरा दिन गुजारने का पता ही नहीं चला था। नौफिल फ़िल्म देखकर वसी के घर चला गया था। वो भी अपने भाई भाभी के साथ ही रहता था, लेकिन इस वक्त घर पर अकेला था। अपने कमरे में अपना बैग तैयार कर रहा था। नौफिल ने देखकर पूछ ही लिया, ये सब क्या है? तुम कहीं जा रहे हो? जी हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा हूँ। किसी दूसरे शहर में? नौफिल इसी के बेड पर दराज से होते हुए कहने लगा। नहीं, इसी शहर में, ज़ाहिर यूनिवर्सिटी तो यहीं है। वो कोफ्त भरे लहजे से जवाब दे रहा था, साथ ड्रेसिंग से अपनी बॉडी स्प्रे भी बैग में फेंक रहा था। तो घर क्यों नहीं रह रहे? अरे नहीं भई, मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है और मेरी जो भाभी है ना 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 जाने कौन-सा नया इल्ज़ाम लगा दे मुझ पर, इसलिए आफ़ियत इसी में कि वसी मियाँ निकल जाओ इस झंझार-बुरे से। बकौल वसी के इसकी भाभी इसे बर्दाश्त नहीं करती थी, बस चाहती थी कि वो इसे घर से निकाल दे और ख़ुद घर पर राज करे। कसूर तो तुम्हारे भाई का है, ज़रा-सा औकात में रखे बीवी को, तो इसकी क्या मजाल थी कि तुम्हें कुछ कह जाए। नौफिल उठकर बैठ गया। ये सब पहले की बात होती है, शादी हो गई है ना ज़रिया भाई की, भाई का असल रूप तो तुम्हें अब नज़र आएगा। बीवी आते ही भाई खैर हो जाते हैं, वसी ने बै की ज़ेब बंद करते हुए कहा। मेरा भाई जान छिड़कता है मुझ पर, बीवी को भी अपनी जगह पर रखना जानता है। नौफिल ने नखुद भरे लहजे में कहा। सब कहने की बातें, वसी ने नागवारी से कहा। ऐसी बात नहीं है, भाभी तो मेरी भी बड़ी नखरीली सी है। रात को मैंने भाई से इनकी शिकायत लगा दी थी, सुबह तीर की तरह सीधी थी। कभी मुझसे नाश्ते का पूछ रही तो कभी खाने का, एक-एक रात में सीधा कर कर रख दिया इसे ज़रिया भाई ने। आखिरी जुमला नौफिल ने इतराते हुए चुटकी बजाकर कहा। अच्छा तो खाना तो फिर तो घर से खाकर आया होगा। वसी की बात पर नौफिल ने नज़रें चुराई थी। नहीं, वो भाई भाभी घूमने गए हैं।
मुझे मालूम था कुछ नहीं पकाया होगा। ये सब चालें होती हैं औरतों के, हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के। और मेरी मान तो भैया मेरे साथ हॉस्टल का रूम शेयर कर ले, वरना वो इल्ज़ाम लगाएँगी तुम पर कि तुम्हारा यही भाई धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालेगा। बस ये कहकर अपने जोगर पहनने लगा। चलो अब तो मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। और हाँ, घर के मेन गेट का ताला मैं लगा देता हूँ, चाबी तुम्हें दे जाऊँगा। मेरा मेरा ज़न-मुरीद भाई आकर पूछे तो चाबी दे देना इसे। वसी ने गुस्से से कहा। नौफिल भी इसके साथ ही इसके घर से बाहर निकला था। इसकी चाबी लेकर घर आकर वसी की बातों को सुनकर सोच में पड़ गया था। स्कूल में पार्टी थी, अफीरा की तैयारी काब लेती थी। चमकीला बरकीला जोड़ा जोड़ा पहने फुल मेकअप के किए वो स्कूल पहुंची थी। आज इसका इरादा था कि ज़ियान को अपने हुस्न के जलवों से मात ही दे देगी, लेकिन ज़ियान का वही लापरवाह अंदाज था। सब ख़वातीन टीचर्स ने अपने पर्स कंप्यूटर लैब में ही रखे थे और ख़ुद पार्टी में मसरूफ़ थी। बच्चों को देख रही थी, गेम्स खिलाने और एंजॉय करवाने में मसरूफ़ थी। जहाँ सबके पर्स रखे थे वहाँ कंप्यूटर लैब थी और इसी वक्त खाली थी। अफीरा ने चारों तरफ मोहतात नज़रों से देखा। सभी अपनी अपनी क्लासों में थे। वो कंप्यूटर लैब में जा घुसी। छोटी मोटी चीज़ें पुराने चुराने का इसे चस्का था, इसलिए सबके पर्स खोल खोल कर, किसी के पैसे, किसी की लिपस्टिक, किसी का फेस पाउडर, जो जो इसे समझ आ रहा था वो जल्दी निकाल कर अपने पर्स में ठूस रही थी। जब सर ज़ियान अंदर दाखिल हुआ था ये सब देखकर वो बेसाख्ता बोल उठा, मिस सफ़ीरा ये क्या कर रही हैं आप? अपने अकब में सर ज़ियान की आवाज़ सुनकर इसका रंग उड़ा था। आफरीन शाम को बुखार की दवा खाकर तैयार हो गई थी। चेहरे पर थकन और नकाहत के असरात साफ ज़ाहिर था। चाय रख कर वो कुछ देर बैठी रही। देखने वाले बहुत कम हैसियत के लोग थे। डाइनिंग रूम की एक-एक चीज़ को आँखें फाड़े देख रहे थे। फिर आफरीन को देखकर सवाल जवाब शुरू कर दिए। ये घर क्या सिर्फ़ भाई का या बाप की मुश्तरका मलकियत है? पुराने तर्ज के बने पड़े से मकान को देखकर मुँह पानी आया था। थी तो बाप की मुश्तरका प्रॉपर्टी, लेकिन आमरा ने टांग पे टांग रखे मुतकराना अंदाज से गोया हुई, मेरे मियाँ की है। 3 भाई और हैं लेकिन मुल्क से बाहर रहते हैं। इन्हें भी वहाँ मेरे मियाँ ने सेटल करवाया है। और सच्ची बात है जी, बहनों को हमारे यहाँ तरके में कुछ देने का रिवाज नहीं है। बिना लिहाज के आमरा ने जवाब दे दिया। दोनों आई हुई ख़वातीन के माथे पर सलवटें चढ़ी थीं। लड़की की उम्र ज़्यादा लगती है। ख़वातीन जब ये जान गए कि सिवाय लड़की के और जहेज़ के नाम पर चंद अशिया के कुछ नहीं मिलने वाला, तो नुक्स आफरीन में नज़र आने लगे। जी माशाल्लाह से इस साल 32 की हो जाएगी। आमरा 5 साल ज़्यादा बताए थे। वो बेचारी चुप की चुप रह गई। चेहरे से क़ब्ल सूरत थी, लेकिन उम्र इतनी नहीं थी जितनी आमरा ने बताई थी। हाय अल्लाह, 32! मेरा मुन्नी तो अभी 30 का हुआ है। दूसरी खातून को हौल उठे थे। मुझे तो शक्ल से बीमार शुमार भी लगती है। चलो आपा उठो यहाँ से। तुम तो कह रही थी कि अच्छे खासे लोग हैं, ये तो कंगले निकले। ये तो वो बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान। नाम के ही अमीर हैं, अंदर से गए गुजरे हैं। मुँह पर ही वो औरत सुनाकर बाहर निकल गई थी। आमरन नाक चढ़ाकर उल्टा हाथ मारा था और चाय का कप उठाकर पीने लगी। आफरीन के लिए ये सब नया नहीं था, इसलिए उठकर कमरे में चली गई। दुपट्टा एक तरफ रखा, आंखों के सामने एक पल बदर हुसैन का चेहरा नजर आया। सुनिए, बात सुने आफरीन। 3 साल पहले कॉलेज जाते हुए बस स्टॉप तक जा रही थी जब वो तेज़ कदम उठाता हुआ इसके पास आ पहुंचा था। आफरीन ने घबरा कर अपने कदम तेज़ किए थे। बात तो सुनिए, उसके हमदम कल चलते हुए बोला। आप क्यों मेरा नाम बीच सड़क पर लेते हुए आ रहे हैं? किसी ने देख लिया तो मुसीबत है, मेरे लिए हो जाएगी। आफरीन परेशान सी हो गई थी। जी, लेकिन आपसे बात करनी हो तो कैसे की जाए? मेरी नौकरी लग गई है बैंक में। तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बता रहे हैं? आफरीन तेज़ कदम बढ़ाते हुए आगे को चल रही थी। साथ-साथ दाएँ-बाएँ देख रही थी कि कोई जान-पहचान का इसे यहाँ ना देख ले। अगर आमरा को भनक भी पड़ जाती तो पढ़ाई से भी हाथ धोना पड़ता। और ये पड़ोस में रहने वाला शख्स जो कभी-कभी इसके भाई से मिलने आ जाता था, घुटनों लियाकत के साथ गप्पे लगाता था। इसके पास आकर ये क्यों बता रहा था कि इसकी बैंक में नौकरी लग गई है? हालाँकि ये बात मिठाई के डिब्बे समेत वो रात को घर आकर भी बता चुका था। आप अच्छी लगती हैं इसलिए बता रहा हूँ। ये सुनकर आफरीन के कदम रुके थे। दिल सीने में थमा था, हैरानगी से इसे देखा था। मुनासिब शक्ल व सूरत का नौजवान था, कदरे मुतनासिब जसामत भरे जिस्म का, लेकिन माँ का नखरा बहुत था। समझती थी बेटा शहज़ादा चार्ल्स हो। मुझे क्यों बता रहे हैं? आफरीन ने नज़रें सामने सड़क पर जमाई थी। मैं अम्मी को आपके घर भेजना चाहता हूँ, आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? बदर को ये फ़िक्र सताई थी। भाई भाभी को पता होगा, प्लीज़ क्यों मेरे सामने
میرے ساتھ ساتھ مت چلے، لوگ باتیں کریں گے، خواہ بدنام کریں گے۔ آفرین کی جان پر بنی تھی، آتے جاتے لڑکے دیکھ کر اشارے بازیاں کر رہے تھے۔ اوئے ڈیٹ دے دیکھ ڈیٹ، ایک منجلے نے گزرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا تھا۔ آفرین کا تو رنگ فک ہوا تھا، سامنے اپنے مطلوبہ بس رکتے دیکھ کر وہ تیزی سے بس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بات یہاں سے کہاں آگے بڑھی تھی۔ کئی دن آفرین کو بدر کے رشتے کا انتظار، لیکن انتظار ہی رہ گیا۔ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ بدر کا ان کے گھر آنا جانا چھٹ گیا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ خدا کسی کو بزدل محبوب نہ دے، نہ جانے دل میں ٹھیس سی کیوں اٹھی تھی۔ صبح بدر کو دیکھ کر لگا اب بھی اس کی نظر میں وہی ورفقت کی تھی، ویسی ہی چاہت، آفرین کو دیکھنے کی چاہت، اور ماں کا بھی وہی نخرہ۔ آنکھیں بند کیے تو سسکیوں پر اختیار ختم ہوا تھا، ہچکیوں سے رونا آیا تھا۔ قسمت جب آزمانے پر آتی ہے تو ہر طرف سے آزمائشی ہی منتظر ہوتی ہے۔ رات کو ڈنر کے بعد آئس کریم کھا کر وہ دونوں 10:30 بجے واپس آئے تھے۔ مائرہ زریاب کی کسی بات پہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ سامنے نوفل صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور جوگر سمیت دونوں پاؤں سامنے شیشے کے ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹانگوں پہ بسارے بیٹھا تھا۔ باؤل میں پاپ کارن ڈالے کھا رہا تھا۔ سامنے انگلش مووی لگی ہوئی تھی۔ زریاب کو دیکھا فٹافٹ سے چینل بدلا، فوراً اسے ٹاک شو لگایا تھا، لیکن لیٹا اس انداز سے تھا کہ پاپ کارن کا باؤل پیٹ پر رکھے ایک ایک دانہ پاپ کارن کھا رہا تھا۔ ان دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہائے برو، آ گئے آپ دونوں کو گھر کی یاد؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ کسی سانس کی طرح سے وہ شروع ہوا تھا۔ زریاب کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اس کے برابر میں بیٹھ کے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ کیوں نہ بنوں؟ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو آپ دونوں تو بگڑ جاؤ گے۔ پھر بھابھی کو بھی تو احساس ہو کہ سسرال میں رہتی ہیں، ابھی تو بس یہی سمجھتے کہ ایک چھوٹا سا بےزر سا دیور ہے، اس لیے جو چاہے مجھے کروں۔ میں تو اپنی سویٹ سی بھابھی کو کسی رشتے کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ساس، نند، سسر سب بن کر دکھاؤں گا۔ کیوں بھابھی جی؟ اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کرنا شاید نوفل کی عادت تھی۔ جتنا اچھا وہ دن زریاب کی سنگت میں گزار کر آئی تھی، گھر آتے ہی مزہ کرکرا ہوا تھا۔ ہاں ہاں بن جاؤ میری بیوی کی ساس، مگر یہ سوچ لو کل تمہاری باری بھی آنی ہے۔ زریاب نے مذاق سے بات آگے بڑھائی تھی۔ بھائی دیٹس از ناٹ فیئر۔ صبح بھابھی نے اپنے نازک ہاتھوں سے بنی بریانی کے خواب دکھائے تھے اور میں معصوم بیچارہ صبح سے وہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں کھایا میں نے سوائے اس پاپ کارن کے۔ بھابھی پلیز بریانی بنا دینا مجھے۔ چہرے پہ بڑی معصومیت سجائے بڑی بے چارگی سے اس نے مائرہ کا دل مزید جلایا تھا۔ رات کے 10:30 بج رہے ہیں، بریانی کو تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اپنی چادر اتار کر اس نے اپنے بازو پر ڈبل کر کے رکھتے ہوئے کہا، لیکن میں تو آپ کی بریانی کے انتظار میں صبح سے بھوکا ہوں، اس لیے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھا کر ہی سوؤں گا۔ نوفل نے جیسے فیصلہ کن انداز سے کہا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم فی الحال یہ پاپ کارن کھاؤ، مائرہ تم چینج کر کے اسے بریانی بنا دو۔ زریاب یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ مائرہ کے پورے دن کی تر و تازگی جیسے پھک سے اڑی تھی۔ وہ کمرے میں گئی تو زریاب بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا۔ زریاب پلیز بازار سے منگوا دے، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ مائرہ اس کے برابر میں بیٹھ کر بولی، میری جان پلیز میری خاطر بنا دو بریانی، میں جانتا ہوں تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نوفل نے کچھ نہیں کھایا، بھوک نیند نہیں آتی اسے، بڑے پیار سے زریاب نے کہا تھا، اس لیے وہاں انکار نہ کر سکی تھی۔ صرف آپ کی خاطر بنانے جا رہی ہوں۔ مائرہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، بہت شکریہ، زریاب نے ممنون ہوتے ہوئے کہا۔ مائرہ نے کپڑے تبدیل کیے اور کچن کا رخ کیا۔ کھانا بنانا اس کے لیے مشکل امر نہیں تھا، ہر چیز گھر میں موجود تھی، اس لیے اس نے 1 گھنٹے میں بریانی تیار کر دی تھی، لیکن مرچ خاصی تیز کر دی تھی۔ باہر لاؤنج میں صرف نوفل ہی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مائرہ نے کھانا لگایا اور کمرے میں چلی گئی۔ بریانی کا پہلا چمچ کھاتے نوفل کے ہوش اڑے تھے، مرچیں بہت تیز تھیں۔ بد مزہ، بالکل اپنی طرح کے کھانے بناتی ہیں، اف۔ ناگواری سے اس نے پلیٹ پیچھے کھسکائی اور پانی کے 2-3 گلاس پی کر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ مائرہ جب برتن سنبھالنے آئی تو سب کچھ ویسے ہی ٹیبل پر پڑا تھا دیکھ کر مسکرانے لگی، جانتی تھی کہ اتنی اسپائسی بریانی وہ کھا نہیں پائے گا۔ اس نے بریانی سنبھالی اور جا کر لیٹ گئی۔ صبح سے سب اپنے کاموں کے لیے تیار تھے، نوفل بس دودھ کا گلاس پی کر یونیورسٹی جا چکا تھا۔ اس کے ناشتے کی فکر مائرہ کا سر درد نہیں تھا۔ زریاب 10 بجے تک دکان جاتا تھا، اس کے بعد میڈ کام کرنے آ جاتی تھی۔ سب کام وہی کرتی تھی، مائرہ کو بس کچن ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اڑوس پڑوس سے وہ صرف خالہ سے ہی واقف تھی۔ باہر سیر میں آ کر اتنی ساری کیریوں کی صفائی کر رہی تھی، پودوں کو پانی دیا کہ دروازے کی دستک پر مائرہ نے جھانک کر دیکھا تو ایک 30-32 سالہ خواتین تھی۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مائرہ باہر کھڑی ایک خاتون کو دیکھ کر پوچھا۔
अरे आप ही से मिलना, आप ज़रिया भाई दुल्हन है ना? भरे जिस्म की खातून थी, गले में दुपट्टा डाले खड़ी थी। जी, लेकिन आप कौन हैं? बिना जान पहचान के मायरा ने दरवाज़ा खोलना मुनासिब ना समझा था। मैं शम्सुद्दीन की बीवी हूँ, इस सामने वाला मकान मेरा है, मेरे मियाँ की अच्छी दोस्ती है दरिया भाई से। ये अपना नौफिल भी मेरे देवर वसी का दोस्त है। मैंने सोचा पहले तो मैं आपसे दोस्ती कर लूँ। मायरा ने दरवाज़ा खोल दिया। बड़ी खुश अखलाक किस्म की खातून थी, सीधा गले लगकर मिली थी। म ब बुरा ही शौक था मुझे बड़ा ही शौक था मुझे आपसे मिलने का। पहले तो कभी यहाँ का मैंने रुख नहीं किया था। अरे सिर्फ़ मर्दों के घर में आना कहाँ मुनासिब लगता है, वरना मैं मोहल्लेदारी निभाने वालों में से हूँ। वो खुद ही अंदर लाउंज में दाखिल हो चुकी थी और बेतकल्लुफ़ी से सोफ़े पर बैठ गई। अरे आओ ना बहन बैठो, तुम तो नई आई हो ना शादी होकर, लेकिन मुझे तो 5 साल हो गए। मेरी शादी जब शम्सुद्दीन से हुई, बस मेरी सास आखिरी दमों पर थी। यहाँ शादी होकर मैं आई और महीने बाद ही सास ने रख्स सफ़र बाँध दिया, आगे जहान कोश कर गई। सारे घर की ज़िम्मेदारी मेरे नाज़ुक कंधों पर आ गई थी। माहिरा इस खातून की बेतकल्लुफ़ पर हैरान थी, आते ही शुरू हो गई थी, जैसे बरसों की शनासाई हो। आप ठंडा लेंगी या चाय? माहिरा ने मेहमान नवाज़ी निभाना चाही। ठंडा शरबत सही रहेगा। बड़ी बेतकल्लुफ़ सी खातून थी, सोफ़े पर बड़े आराम तसल्ली से बैठी थी, जैसे फुर्सत ही फुर्सत हो। माहिरा शरबत का जग बनाकर ले आई। इसने एक गिलास से शरबत पिया और बातों का टूटा हुआ सिलसिला वहीं से जुड़ा जहाँ से टूटा था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सारी ज़िम्मेदारी मेरी नाज़ुक जान पर आ गई थी। पहले ही साल मैंने नंद का रिश्ता करवा के इसे चलता किया, लेकिन वसी छोटा था तो बच्चा, पर एक नंबर का लफंगा बदमाश था। खुद ही किसी से कम ना था। ऊपर से ये नौफिल तुम्हारा देवर। इसने मायरा को जैसे याद दिलाना चाहा। जी, मैं समझ गई। हाँ, तो मैं कह रही थी, खुद तो एक नंबर का बदतमीज़ बदलिहाज़ है, साथ नौफिल को भी घर घुसा लेता है। बस फिर क्या, एक और एक 11 की मिसाल समझ लो कि ये नौफिल को भी कम मत समझना, तुम एक नंबर का कमीना चालबाज़ है। खातून ने जैसे ही मायरा के दिल की बात की थी, इसलिए वो भी पूरी दिलचस्पी से सुनने लगी। दोनों मिलके क्या-क्या हरकतें नहीं करते रहे, तो तौबा तौबा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। दोनों कमरे में बैठकर सिगरेट पीते हैं और पाश किस्म की फ़िल्में देखते हैं। मैं जवान जहान अकेली घर पर होती हूँ, बस डरी सहमी रहती हूँ। शम्स दिन से कहती भी हूँ, वो तो भाई के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनता। बड़ी मन्नतें मुरादें माँगी तो अल्लाह कर के कल वसी गया है हॉस्टल। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा है। पता है तुम्हें, ये जो देवर होते हैं ना, देवर नहीं फसादी होते हैं। नौफिल भी वसी जैसा ही है, ज़रा सँभल कर रहना इससे। वो खातून राज़दारा अंदाज़ से बोल रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मायरा को इसकी हर बात ठीक लग रही थी। लाउंज का दरवाज़ा खुला, कंधे पर बैग लटकाया मुस्कुराते हुए नौफिल अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन सामने वसी की भाभी को मायरा साथ बैठा देखकर मुस्कुराहट गायब हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, वो नौफिल ने सलाम सिर्फ मायरा को किया था। वालेकुम सलाम, मायरा ने जवाब दिया। भाभी मुझे भूख लगी है, मैं अभी चेंज कर कर आ रहा हूँ, खाना गर्म करके लगाएं। नौफिल का लहजा ज़रा सख्त सा था। ये कहकर वो कमरे में चला गया। हाय बहन, ये तो तुमसे यूँ बात कर रहा है जैसे कोई अपनी मुलाजमा से बात करता है। देवर होके कैसे रोब जमाता है तुम पर। यही बात पहले से मायरा को खलती थी। इस खातून के कहने पर जैसे और ज़्यादा चुभी थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। ज़रा संभल कर रहना, इससे बड़ा तेज़ लड़का है ये। ज़रिया भाई तो मेरे शम्स दिन की तरह शरीफ से है, लेकिन ये तौबा तौबा, इसने कानों को हाथ लगाया था। ज़रा औकात में रखना सीखो तो सीखी सुखी रहोगी। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। जी ज़रूर आइएगा, मैं घर में अकेली ही होती हूँ। अच्छा है जो मोहल्लेदारों से ही मेल जोल बढ़ा लिया जाए। मायरा ने खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, असल अपने तो पड़ोसी ही होते हैं जो हर दुख सुख में पहले पहुँचते हैं। रिश्तेदारों का क्या है बहन, बस घड़ी पहुँचते हैं। वो भी बड़ी मोहब्बत और लगावट दिखा रही थी। वो तो चली गई, लेकिन एक नई सोच मायरा को दे गई थी। नौफिल बड़े गुस्से से कमरे से बाहर निकला था। मायरा किचन में रोटी बना रही थी जब वो किचन में आया था। ये अनिला भाभी यहाँ क्या करने आई थी? नौफिल ने तेवरी चढ़ाए पूछा। मायरा को तो इस खातून का नाम भी नौफिल के मुँह से पता चला था। बस यूँ ही मिलने-जुलने। रोटी हॉट पॉट में रखकर मायरा ने सालन बाउल में निकाला और खाना लाउंज के टेबल पर लगाने लगी।
भाभी से दोबारा घर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, नौफिल ने टेबल पर बैठते हुए कहा। हाँ, कहीं तुम्हारे पोल का खुल ना जाए मेरे सामने। मायरा ने दिल में सोचा, क्यों हर्ज क्या, इनके आने में अच्छा है ना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। पूरा दिन मैं वैसे भी बोर हो जाती हूँ। पानी का जग टेबल पर रखते मायरा ने जवाब दिया। नौफिल जो रोटी का निवाला तोड़ रहा था, उसका हाथ वहीं रुका था। बड़े गुस्से से उसने मायरा को देखा था। मैंने कहा दोबारा मैं इस औरत को अपने घर पर ना देखूं, तो इसका मतलब है कि ना देखूं। लफ्ज़ों को चबाकर नौफिल ने अपनी बात दोहराई थी। मायरा को उसका धूस जमाना बुरा लगा था। वो इस पर हुक्म चलाने वाले कौन था? अब क्या इस बात का भी फैसला वो करेगा, वो किससे किसे मिलूंगी और किससे नहीं? मायरा ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया, जिस लहजे में तुमने आज मुझसे बात की है नौफिल, आइंदा करने की कोशिश भी मत करना। छोटे हो मुझसे उम्र में भी और रिश्ते में भी, बेहतर है कि लिहाज का दामन थामे रखो। मायरा ने फहामाशी नज़रों से इसे देखकर कहा। नौफिल का निवाला चबाना मुश्किल हुआ था। खुद पर जब्त करके इसने मुतवाज़िन लहजा अपनाया। भाभी जी, मेरी आपसे आज़ाना गुजारिश के आइंदा आप इस खातून से बिल्कुल नहीं मिलेंगी और ना ही इसे घर में बुलाएंगी। इट्स डेट्स क्लियर। अपनी तरफ से नौफिल ने तमीज़ से बात की थी, लेकिन मायरा को ये अंदाज भी बुरा लगा था। मायरा नौफिल को जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई। पूरा दिन कमरे में ही रही थी। रात को ज़रिया के आते ही बाहर निकली थी। ज़रियाब इसके लिए फूलों के गजरे लाया था। वो भी तैयार होकर बाहर आई थी। मुस्कुराकर ज़रियाब को वेलकम किया था और गजरे हाथ में पहनकर किचन में गई थी। खाने की टेबल पर नौफिल ज़रियाब के बराबर में बैठा था। खाने के दौरान ज़रियाब से कहने लगा, भाई इस घर में मेरी बात की क्या अहमियत है? मैं छोटा हूँ, अगर बात ठीक करूँ तो क्या सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दी जाएगी कि मैं छोटा हूँ? निवाला मुंह डालते हुए एक नज़र इसने मायरा पर डालकर फिर ज़रियाब की तरफ देखने लगा। तुम्हारी अहमियत हमेशा एक जैसी रहेगी और बड़े छोटे की क्या बात है? तुम्हारी हर अच्छी बात को मैंने सराहा ही है। कई मामलों में तुम बेहतरीन मशवरा देते हो। ज़रिया आपने खाना खाते हुए कहा था। ये तो शायद आपकी मोहब्बत है भाई, वरना मैं शायद अब इतनी अहमियत का हामिल नहीं हूँ। क्यों भाभी? बड़े आराम से नौफिल मायरा को तनकीद का निशाना बना गया था। मायरा ने किन अँखियों से इसे घूरा था, मैं समझी नहीं। क्या बात है आपकी? अभी दिन में मैंने ही आपसे मुझे मेरी हैसियत बताई है, इतनी जल्दी भूल भी गई आप? नौफिल की बात पे ज़रिया आपके चेहरे पर ज़रा सख्ती सी आई थी, लेकिन नज़रें उठाकर इसने मायरा की तरफ नहीं देखा था। भाई, अनिला भाभी घर आई थी आज। आप जानते हैं ना किस किस्म खातून है वो, अपने घर में कम दूसरों के घर में ज़्यादा पाई जाती हैं। मेरे बारे में न जाने क्या बकवास कर रही थी और भाभी चुपचाप सुन रही थी। चले खैर, वो जो भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बस भाभी से ये कहा कि इनसे दूर रहे, इन्हें घर आने ना दे। लेकिन भाभी ने तो मुझे मेरी औकात याद दिला दी, वो भी इसलिए कि अनिला भाभी जो इनसे कह कर गई थी कि देवर को औकात में रखो। मायरा को अंदाज़ा नहीं था कि कमरे में बैठा सब कुछ सुन रहा होगा। भाई वसी को घर से निकालने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। बेचारा कल रोता हुआ घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है। और वसी की बहन की शादी कैसे बड़ी उम्र के शख्स से की है इस औरत ने। बेचारी को मैके आने की भी इजाज़त नहीं मिलती, ऐसी तेज तर्रार खातून है वो। और भाभी चले ऐसी खातून से मरासिम बढ़ाने। अनिला की सारी बात मायरा को नौफिल के मुंह से झूठी लगी थी। बस इस शख्स को कोई और काम नहीं है औरतों की तरह कान भरने के अलावा। मायरा ने खाना वहीं छोड़ दिया था। खाने से दिल उजाड़ हो गया था, इसलिए उठकर खड़ी हो गई। मायरा बैठो और खाना खाओ। ज़रिया आपका लहजा इतना सख्त था कि इसके पैर जैसे जम गए थे। मुझे भूख नहीं है और बेफ़िक्र रहिए, आइंदा घर पर सबको आने से मना कर दूँगी। मुझे क्या पता था वो खातून कैसी है और कैसी नहीं। कोई मिलने आ जाए, अंदर आने की इजाज़त माँगे, आपसे अच्छे ताल्लुकात को ज़ाहिर करे, तो मैं आगे से क्या जवाब दिया करूँगी ज़रिया आप? वो आते ही खुद ही शुरू हो गई थी, न जाने क्या कुछ बोले जा रही थी। मैंने कोई बुराई नहीं की नौफिल की, बस चुप करके सुन ही सकती थी ना, इसलिए सुन लिया। मुझे क्या पता नौफिल को कितना बुरा लगेगा। मुझे लगा इसे परवाह भी नहीं होगी, क्योंकि चोर को चोर कहा जाए तो बुरा चोरी करने वाले को ही लगता है, किसी दूसरे को ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस खातून की बातें भी याद नहीं, मेरी बला से वो जो मर्ज़ी कहती रहे। मैं तो कभी नौफिल के बारे में यूँ नहीं सोचा। बुरा मुझे इस खातून की बात का नहीं लगा, पर बुरा मुझे नौफिल के सख्त लहजा लगा था। मैंने सिर्फ़ यही कहा था कि इससे कि उम्र और रिश्ते में मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए थोड़ा लिहाज़ कर लिया करो। ठीक है, एक भाभी होने के नाते अगर मेरा अपने छोटे भाई पर भी इतना हक़ नहीं है तो मुझे बता दें, मेरी इस घर में क्या हैसियत है। आँखों में आँसू भरे गुलू के लहजे में से वो बाज़ी ले गई थी। दरियाब अब नौफिल को घूर-घूर कर देख रहा था। पहली बार नौफिल के छक्के छूटे थे। कोई जवाब, कोई जवाज़, कोई दलील नहीं थी इसके पास। रोते हुए मायरा कमरे में चली गई। नौफिल क्या है ये सब? दरियाब ने सख्ती से इससे पूछा था। भाई वो ना चाहते हुए भी शर्मिंदा था।
ओह शिट शट अप! एक ज़रा-सी बात को तुम कहाँ से कहाँ ले गए हो? इस बेचारे को क्या पता कि कौन कैसा है। अगर अनीना भाभी ज़बरदस्ती मिलने आ गई तो वो गेट से तो बाहर निकालने से रही। भाई आई एम सॉरी नौफिल ने फ़ौरन से माज़रत की। पूरा दिन दुकान में सर खपा कर आता हूँ मैं, मुझे सुकून चाहिए होता है यार। अगर रोज़-रोज़ मैं यही देखूँगा तो बस आ लिया मैंने घर। दरियाब ने भी खाना छोड़ा और अपने कमरे में चला गया। मायरा ने कमरे में आकर अपनी जाली आँसू साफ़ किए थे। नौफ़िल मियाँ तुम अगर शेर हो तो कम मैं भी नहीं हूँ। मायरा सोच चुकी थी कि अब नौफ़िल को मज़ा चखा कर ही रहेगी। कमरे के बाहर से दरियाब की आवाज़ें सुनकर दिल ने चैन की बाँसुरी भाई थी। कमरा खुलते ही कमरा खुलते ही मायरा की मसनूई सिसकियाँ सुनाई दी थीं, जो मियाँ जी के दिल को तड़पाने के लिए काफ़ी थी। दरियाब इसके पास आकर बैठ गया। मायरा अच्छा प्लीज़ चुप हो जाओ ना यार, अच्छा ख़ासा डाँटा है मैंने इसे, बच्चा ही तो है ना, अकल नहीं है इसमें। दरिया मायरा को मनाने की कोशिश करने लगा था, इसके गजरे वाले हाथ थामे होठों पर लगाए, इसके जाले आँसू पोंछे। चलो शाबाश बाहर चलकर खाना खाओ, मैंने नहीं खाया है। आप खा लें ज़रिया, मेरी भूख मर चुकी है। रोते हुए मायरा ने नखरा दिखाया था। नहीं तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊँगा। चलो उठो खाना खाओ फिर दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। चलो मुँह ठीक करो अपना। दरिया इसे मना रहा था जब कमरे के दरवाज़े पे दस्तक हुई थी। देखा इतना सा दिल है मेरे बच्चे का, कहाँ नाराज़ कर सकता है हमें। आ गया ना माफ़ी माँगने, तुम भी प्लीज़ दिल बड़ा करके माफ़ कर देना। दरिया ने ये कहकर दरवाज़ा खोल दिया। गर्दन झुकाए नौफ़िल अंदर दाखिल हुआ था। भाई आई एम सॉरी भाभी मुझे माफ़ कर दें, नौफ़िल मुआज़रत ख़्वाना अंदाज़ से बोला। अपनी भाभी को तो मना लो तो मैं भी माफ़ कर दूँगा। ज़रिया आपने जवाब दिया। नौफ़िल चलते हुए मायरा के पास आकर खड़ा हुआ था। भाभी प्लीज़ छोटा भाई समझकर माफ़ कर दें मुझे प्लीज़, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज़ से उसने कहा था। मायरा ने आँखें रगड़ कर लाल की थी। कोई बात नहीं जो हो गया सो हो गया। मायरा ने बनावटी अपनायत दिखाई थी। चले फिर खाना खाएँ। भाभी ने भी कुछ नहीं खाया और मैंने ने भाई ने भी कुछ नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। नौफ़िल ने कहा। मायरा उठकर खड़ी हो गई। खाने के बाद ज़रिया आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तैयार थी लेकिन घर से बाहर निकलकर गाड़ी की पिछली नेसिस पर पहले से नौफ़िल बुरा-जुबान देखा तो बुझ कर रह गई। मुस्कुराते हुए मायरा को देख रहा था। मायरा का बना-बनाया मूड ख़राब हुआ था। अफ़ीरा ने पीछे पलटकर देखा, ज़ियान हाथ बाँधे इसी को देख रहा था। वो सर ज़ियान, अफ़ीरा बुरी तरह से घबरा गई थी। मिस अफ़ीरा आप सबके पर्स चेक कर रही हैं, आई कांट बिलीव। ज़ियान तो मुअज्जिब-सा होकर रह गया था। ऐसी छोटी-सी हरकत की उम्मीद वो स्कूल की किसी टीचर से तवक्को नहीं कर सकता था। वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। असल में मेरी मेकअप की चीज़ें मेरे पर्स से गायब हो गई थीं। मुझे लगा शायद बच्चों ने गलती से किसी और टीचर के पर्स में डाल दी हूँ। अल्लाह की कसम वही देख रही थी। अफ़ीरा की वज़ाहतें शुरू हुई थी। ज़ियान ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवाया। अव्वल तो बच्चों को ऐसी इजाज़त ही नहीं कि टीचर के पर्स के पास भी जाएँ और बिलफ़र्ज़ ऐसा था तब भी आपको टीचर से बात करनी चाहिए थी। ये भला क्या तरीका हुआ कि खुद से दूसरों के पर्स में बिना इजाज़त के घुसा जाए। ज़ियान ने नापसंदगी से इसे देखकर कहा था, बस यही मेरे दिमाग से निकल गया। आई एम सॉरी आइंदा ध्यान रखूँगी। आप प्लीज़ किसी से ज़िक्र मत कीजिएगा। मैं बहुत गरीब सी लड़की हूँ। सौतेली माँ है मेरी। बड़ी मुश्किल से स्कूल पढ़ाकर अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। अगर आपने कंप्लेन कर दी तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अफ़ीरा ने टिसवे बहाते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, इट्स ओके लेकिन ये निहायत घटिया हरकत है। आप सबकी चीज़ें वापस इनके पर्स में रखें। अफ़ीरा ने जल्दी से सबकी चीज़ें वापस रखी थी। फिर ज़ियान का शुक्रिया अदा करते हुए लैब से वापस जाने लगी थी। मिस अफ़ीरा रुके। ज़ियान की आवाज़ पर रुक गईं और उसके पास आकर रुका, फिर जेब में से 500 का नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये रख लें। अफ़ीरा बिना किसी हुज्जत के पैसे फ़ौरन से पकड़े थे। बहुत शुक्रिया ये कहकर वापस अपनी क्लास में चली गई। क्लास में जाते ही 500 के नोट को चुमा पर्स में डाल दिए। अफ़ीरा स्कूल से वापसी पर एक चाट वाले के पास खड़ी हो गई। एक प्लेट चाट, 2 मसाला और खट्टा ज़्यादा डालना। 500 का नोट मिला था इसलिए चाट की हकदार तो वो थी। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ तकरीबन नौजवान लड़के खड़े थे। दोपहर का वक़्त था। फिर मोहल्ले की गली के कोने में ठेला लगाने वाले के पास लड़कियाँ कहाँ खड़ी होकर खाती हैं। लेकिन अफ़ीरा को परवाह कब थी। चाट की प्लेट पकड़े, चाट मिक्स करके खाने लगी। अफ़ीरा बाप के पुरंद लहजे पर हाथ में पकड़ी प्लेट थरथराई थी।
ये लाहौर से कब आया? फिर ने दिल में सोचा। वालिद लाहौर में नौकरी करता था, 15 दिन बाद ही घर का चक्कर लगाता था, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अफीरा की जान निकली थी। बाप के सामने वो अलीफ जैसी सीधी रहती थी, दुपट्टा सर पर लिपटे अब्बू जी करती नजर आती, जैसे इससे ज़्यादा मासूम कोई ना हो। अकमल साहब ने बेटी के हाथ से प्लेट पकड़ी और ठेले पर वापस रख के उसका हाथ पकड़ा और घर ले गए। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों छोटे बच्चे बनियान और नेकर पहने दरवाजे पे खड़े कुल्फ़ी खा रहे थे। हाथ कुल्फ़ी पहने की वजह से भरे हुए थे। मुँह गंदा और पक्कियाँ हाथ और कुल्फ़ी पर भिनभिना रही थी। नाक भी बच्चों की बह रही थी। बाप का बेटों को देखकर और पारा हाई हुआ था। चलो अंदर। बाप की धार पर दोनों बच्चे अंदर भागे थे। अफीरा का बाजू अकमल साहब ने घर के सहन में लाकर छोड़ा था। आबदा बीवी की धार को कर पुकारा तो वो बंधे हुए सर के साथ किचन से निकली थी, हाथ में कफ़ीर पकड़े। मियाँ की बिना पेशगी इत्तला की आमद पर घबराई थी। आप होश है तुम्हें कि तुम्हारी औलाद क्या करती फिर रही है? वे चला कर बोले। जो छोटी दोनों बहनें भी कमरे से निकलकर बाहर सैन में आ गईं। आय हाय मियाँ, ऐसा क्या हो गया कि अंगारे चबा के घर लौटे हो? न सलाम न दुआ। वो सदा की लापरवाह सी औरत थी, न घर की परवाह थी न बच्चों की। रो पीट कर एक हांडी चूल्हे पर चढ़ा देती थी, बाकी काम अफीरा की छोटी बहनों को डांट पटवा कर करवाती थी। ऐसे इसे मैं चाट वाले पास से लेकर आया हूँ। एक से एक लफंगा वहाँ खड़ा होता है। ये क्या करने गई थी वहाँ? अकमल साहब ने बीवी के साथ साथ बेटी को भी घूरा था। इफ़ी तो स्कूल गई थी पढ़ाने, चाट वाले के पास क्यों चली गई? मैंने इसने तेवरी चढ़ाए पूछा। ये स्कूल पढ़ाने गई थी, हुलिया देखा है तुमने इसका? ये जोड़ा, ये मेकअप, ऐसे जाते स्कूल पढ़ाने? और इसीलिए इस होलिये में ये चाट वाले के पास खड़ी चाट खा रही थी। मैं पूछता हूँ तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें होश है कि बच्चियाँ क्या करती फिर रही हैं? अकमल साहब का खून ही तो जलकर रह गया था। 15 दिन अनथक मेहनत के बाद घर लौटते थे और घर आते ही बच्चे बिगड़े हुए ही नजर आते थे। अब्बू खुदा की कसम रोज़ सादगी में जाती हूँ, दुपट्टा भी सर से नहीं उतारती। आज तो स्कूल में फंक्शन था, मैडम ने कहा था तैयार होकर आना। अफीरा के मगरमच्छ के आंसू शुरू हुए थे और मैडम ये भी कहा था कि चाट खाने इस वाहियत जगह पर खड़ी हो जाना। अब्बू अम्मी खाना ही नहीं पकाती। सुबह भी सूखे मुँह स्कूल जाती हूँ, वापसी घर आऊँ तो अम्मी सर बांधे बैठी रहती हैं। भूख लग रही थी तो मैंने पैक करवाने लगी थी कि आप आ गए। एक और झूठ बड़े फराटे से अफीरा ने बोला था। माँ ने बेटी के झूठ पर पर्दा नहीं डाला था। फ़ी ज़बान संभाल के बात कर, खबरदार जो बकवास की हो तो तेरे मुँह को तो बाज़ार का चस्का लग गया है। अभी भी फ्रिज में कल की दाल पकी पड़ी है। माँ ने बिना लिहाज़ के कहा। अच्छा अच्छा, थका हुआ घर आया हूँ और आते ही घर हमेशा बिखरा ही नज़र आता है। अकमल साहब ने झंझला कर कहा। तुम भी तो बिना बताए ही आ गए, ज़रा खबर कर देते तो गोश्त चढ़ा देती। मैंने तो भिंडी की सब्ज़ी पका ली है, कहो तो साथ देसी घी का पराठा बना दूँ? मियाँ के एहसास दिलाने पर आबिदा बेगम को मियाँ की भूख और थकान का ख्याल आया था। मैं नहा लूँ फिर खाना खाऊँगा। और अफीरा तुम अगर दोबारा इस हुलिये में नज़र आई तो टाँगें तोड़ दूँगा। चलो दोनों भाइयों को नहलाकर साफ सुथरा करो। जी अब्बू। अफीरा बिल्कुल फर्माबरदार बनी थी। अकमल साहब नहाने गए और जब नहा कर आए तो घर का नक्शा बदला हुआ था। घर साफ सुथरा, बच्चे साफ कपड़ों में मलबूस थे। बाप का मूड भी कुछ बहाल हुआ था।